हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग मज़ा कर रहे होंगे। तो आज के सेमीकंडक्टर के लेक्चर में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है बच्चों। तो आज सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम लोग आज वन शॉट के अंदर पूरा लेक्चर डन करने वाले हैं। और आई होप आज का मेरा लेक्चर देखने के बाद आप सब लोगों को ये चैप्टर में जो भी डिफिकल्टीज रहेगी वो सारी क्लियर हो जाएगी, राइट। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ये चैप्टर हम लोगों को क्यों पढ़ना है बच्चों। तो बच्चों नावेडेज आप लोगों को पता है कि अभी टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही आगे बढ़ रही है, राइट। तो ये सारी टेक्नोलॉजी के जो हार्ट है, उसका बेस जो है, वहाँ पर ये सेमीकंडक्टर छुपा हुआ है। तो उसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि अभी हम लोग देखें तो हमारे आजू बाजू में आगे अभी देख सकते हो आप लोग, एसी है वो ऑटोमेटिक हो गए हैं, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, टीवी एलईडी आ चुका है। तो ये सारे जो डिवाइसेस है इलेक्ट्रॉनिक्स, वो सारे डिवाइस के जो बेस के अंदर जो छुपा हुआ है वो कौन छुपा हुआ है, सेमीकंडक्टर, राइट। इसीलिए हम लोग आज वो सेमीकंडक्टर के बेस को स्टडी करने वाले हैं। और वो बेस इसीलिए हम लोगों को स्टडी करना है क्योंकि फ्यूचर के अंदर हम लोगों को ये सारी चीजें पता अच्छे से होनी चाहिए। लेट अस स्टार्ट अवर फर्स्ट पॉइंट। तो सबसे पहली चीज तो हम लोगों को ये देखना है कि वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल कौन कौन से होते हैं। तो हम लोगों को जैसे पता है कि कंडक्टर होता है, दूसरा इंसुलेटर होता है, तीसरा सेमीकंडक्टर होता है जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करता है बच्चों, राइट। तो आज हम लोग को एक छोटा सा डिफरेंस तीनों के बीच में हम लोग चर्चा कर लेते हैं क्योंकि वहां से ही हम लोगों को अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। क्योंकि हमारा मेन जो एजेंडा है वो सेमीकंडक्टर के ऊपर है, जो यहाँ पर कॉलम में लास्ट में आपको दिख रहा है। बट उस चीज़ को स्टडी करने से पहले कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट हो जाए। तो यहाँ पर कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो जैसे हम लोगों को पता है कि प्योर कंडक्टर जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए तो उसको कंडक्टर बोला जाता है। इंसुलेटर की अगर बात करें तो बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्री होते हैं, जिसके कारण हम लोग करंट का कंडक्शन करवा नहीं सकते। और सेमीकंडक्टर की अगर बात करें तो एकदम वो भी अभी तो इंसुलेटर की तरह ही वर्क कर रहा है, बट आगे हम लोग कुछ ऐसा उसके अंदर वर्कआउट करने वाला है और कुछ उसका ऐसा जादू करने वाला है जिसके कारण वो भी करंट कंडक्ट करवा सकता है। बट ये वाला है वो एकदम रिजिड है, वो कभी करंट कंडक्शन करवाने में बिलीव नहीं कर रहा है, राइट। तो दूसरे अगर बात करें तो कंडक्टर जो होता है उसकी कंडक्टिविटी, एज वी नो कि उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है, राइट। सेमीकंडक्टर की एज यूजुअल कंडक्टिविटी लो रहेगी और इंसुलेटर की जो है वो इंटरमीडिएट रहेगी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। रेजिस्टिविटी की बात करें तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी लो होती है बच्चों, जबकि इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी हाई होती है। और सेमीकंडक्टर एज इट इज दोनों के बीच में लाई करेगा। तीसरी अगर बात करें तो कंडक्टर जो है उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट अगर बात करें, जिसको अल्फा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है बच्चों, वो पॉजिटिव होता है। जबकि इंसुलेटर का नेगेटिव होता है एंड सेमीकंडक्टर का भी वो नेगेटिव होता है। अब उसका मतलब क्या होगा, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होना उसका मतलब क्या होगा कि अगर करंट, अरे टेम्परेचर कोई भी मटेरियल का बढ़ रहा है, जैसे कि कंडक्टर मटेरियल है तो उसका टेम्परेचर बढ़ा तो उसके साथ उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ा तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ उसकी रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, और रेजिस्टिविटी बढ़ी तो कंडक्टिविटी क्या होने वाली है, कम होने वाली है। तो ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब होता है। अब इंसुलेटर की बात करें तो उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव का मतलब क्या होगा कि उसके अंदर क्या होगा बच्चों, टेम्परेचर बढ़ा, रेजिस्टेंस कम हुआ, रेजिस्टेंस कम हुआ तो रेजिस्टिविटी भी कम हुई और कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। और सेमीकंडक्टर में भी इंसुलेटर जैसा ही हाल रहता है, बट उसके अंदर मॉडिफिकेशन जैसे मैंने अभी बताया कर सकते हैं। आगे आगे देखो पता चल जाएगा। तो इसीलिए याद रखना है कंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर का नेगेटिव रहेगा। और उस मटेरियल की अगर बात करें कि जो उसके एग्जांपल में आ सकते हैं, तो सारे मेटल जो है वो कंडक्टर के एग्जांपल है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। इंसुलेटर्स की अगर बात करें तो रबर है, वुड है, प्लास्टिक है, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स रहेंगे, इंसुलेटर के रहेंगे जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, जो आपने ऑलरेडी बचपन में पढ़ा हुआ है। और सेमीकंडक्टर मटेरियल का क्या रहेगा, तो कि सेमीकंडक्टर के जो बेस्ट एग्जांपल है वो है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अगर यहाँ पर सिलिकॉन की अगर बात करें तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम की आउटर ऑर्बिट्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिस्कस करें तो उसके आउटर ऑर्बिट्स में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही वो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के अंदर यूजफुल है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अभी बात करते हैं कि ये जो तीनों टाइप के मटेरियल्स होते हैं उसके अंदर एक्चुअली ये वाली चीज़ जो है वो अपने को बहुत समझने लायक चीज़ होती है, एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड। तो ये तीनों टाइप के मटेरियल के अंदर एनर्जी बैंड भी पढ़ेंगे, बट सबसे पहले यहाँ पर 2 नाम लिखे हुए, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। वो क्या होता है, तो वैलेंस बैंड क्या होता है, तो कि ये जो है दैट इज लोअर बैंड, और ये वैलेंस बैंड के अंदर याद रखना बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो कि कोई भी एटम ले लो तो उसकी जो आउटर ऑर्बिट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उस इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोला जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है, राइट। तो यहाँ पर ये जो वैलेंस बैंड जो है वो मोस्टली बच्चों याद रखना आइदर फुल्ली फिल्ड होगा, फुल्ली फिल्ड मतलब इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ होगा, या फिर पार्शियली फिल्ड होगा। बट कभी भी एम्प्टी नहीं होगा, कभी भी वैलेंस बैंड खाली नहीं होगा बच्चों, राइट। और उसके ऊपर एक आता है कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड को अगर हम लोग बात करें तो वो होता है हायर बैंड। अब हायर बैंड के अंदर क्या होगा, तो कि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, और वो जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स है वो करंट के फ्लो करवाने के लिए बहुत ही यूजफुल इलेक्ट्रॉन्स है। तो राइट नाउ ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के लिए अगर बात करें कंडक्शन बैंड की, तो अगर 0 केल्विन से कम टेम्परेचर पे अगर ये वाला कोई मटेरियल होगा, राइट, जिसमें कंडक्टर भी हो सकता है, सेमीकंडक्टर भी हो सकता है, इंसुलेटर भी हो सकता है, तो इन सब की नेचर जो है वो उसके फॉरबिडन गैप के बेस पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, और उसके भी अलग अलग थियरीज हम लोग देखने वाले। तो यहाँ पर कंडक्शन बैंड का इनिशियल स्टेट कैसा होता है, आइदर वो एम्प्टी होता है और पार्शियली फिल्ड होता है। बट कभी भी फुल्ली फिल्ड नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो ये जो है वो हम लोगों को कंडक्शन और वैलेंस के अंदर याद रखना है कि ये लोअर बैंड वाला है और यहाँ पर ये कौन सा वाला है, हायर बैंड वाला है। इसके अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। तो आप बोलोगे कि सर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से रहेंगे, तो वो भी आगे डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर ये फॉरबिडन गैप जो है वो भी क्या काम कर रहा है, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों, एक चीज आप लोगों को माइंडसेट यहाँ पर लास्ट के अंदर फॉरबिडन गैप लिखा हुआ है, और बैंड गैप एनर्जी भी हम लोग उसको बोल सकते हैं। तो वो गैप क्या होता है, तो यहाँ पर सपोज बच्चों वैलेंस बैंड के अंदर से फॉर एन एग्जांपल 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, राइट। अभी ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लेस देन 0 केल्विन पे पड़े हुए हैं। अगर उसको कुछ थर्मल एनर्जी दी जाए, कुछ थर्मल एनर्जी उसको दी जाए, या फिर ग्रेटर देन 0 केल्विन पे अगर लेके आया जाए, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पर चला जाएगा, और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को उठ के यहाँ पर कंडक्शन बैंड में जाने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी, राइट, उसको क्या बोला जाता है, एनर्जी गैप, और यू कैन से बैंड गैप एनर्जी। क्या बोला जाता है, बैंड गैप एनर्जी, जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उस के बेस पे यहाँ पर कंडक्शन बैंड के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जा सकता है। तो ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज के अंदर होती है, वो कंडक्टर के अंदर अलग होती है, सेमीकंडक्टर के अंदर अलग होती है, और इंसुलेटर के अंदर अलग होती है। तो यहाँ पर वैलेंस में से कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन को जाना है तो उसको कुछ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो अलग अलग टाइप के मटेरियल के ऊपर वो डिपेंड रहता है। तो यहाँ पर अगर एनर्जी गैप वो निकालना है कि क्योंकि यहाँ पर तो एनर्जी गैप हो गया, क्योंकि इसमें से इसमें जाना है तो भाई कुछ एनर्जी चाहिए, तो वो जो एनर्जी गैप है वो हम लोग बोल सकते हैं कंडक्शन बैंड का मिनिमम माइनस मैक्सिमम वैलेंस बैंड का एनर्जी। उन दोनों का अगर डिफरेंस लेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, एनर्जी गैप। और वो हमेशा याद रखना कौन से यूनिट में होगा, ईवी यूनिट के अंदर होगा वो। तो अभी यहां पर बात करते हैं कि अलग अलग टाइप के मटेरियल में वो एनर्जी गैप कितना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला वाला जो मटेरियल है वो हमारा है कंडक्टर। तो कंडक्टर के अंदर जैसे आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा होगा कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, दे बोथ आर ओवरलैप ईच अदर। दोनों बैंड जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है। उसका मतलब क्या हुआ, प्योर कंडक्टर जो मटेरियल है बच्चों, उसके अंदर वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए कोई मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो आराम से कोई भी टेम्परेचर पे वो वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में आराम से वो जा सकते हैं, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसीलिए तो कंडक्टर के अंदर हम लोग बोलते हैं कि करंट आराम से फ्लो हो सकता है, राइट। और यहाँ पर याद रखना कि कंडक्टर के अंदर जो वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, दे बोथ आर ओवरलैप ईच अदर। अब यहाँ पर दूसरी अगर बात करें तो सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर बच्चों कैसा होता है, जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में अभी बताया था कि सेमीकंडक्टर मटेरियल उसको बोला जाता है जिस टाइप के मटेरियल के अंदर, जिसकी आउटर ऑर्बिट्स के अंदर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। उस टाइप के मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो अब वो सेमीकंडक्टर मटेरियल का नेचर कैसा होता है, वो कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन बोरो भी कर सकता है,
और 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है, राइट, एक्सेप्ट भी कर सकता है, डोनेट भी कर सकता है, उसके पास दोनों टाइप की टेंडेंसी है। तो अगर सेमीकंडक्टर के अंदर अगर ऑब्जर्व करें तो नॉर्मली वो एज ए इंसुलेटर वर्क करेगा, बट अगर उसको अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अंदर कुछ एनर्जी गैप दिया गया और वो एनर्जी गैप अगर अप्रोक्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड दिया गया, तो यहां से इलेक्ट्रॉन उठ के कहां चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। और ये जो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन चला गया वो करंट का कंडक्शन करवाने में आराम से पार्ट उसका बचेगा। तो यहाँ आप लोगों को ये चीज़ के अंदर ध्यान देना है कि सेमीकंडक्टर के अंदर ये जो एनर्जी गैप होता है वो अप्रोक्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड होता है। और हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि सेमीकंडक्टर का जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप दैट इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम होता है। और अगर बात करें इंसुलेटर की, तो भाई इंसुलेटर का तो भाई ऐसा रिजिड नेचर है ना कि उसने तो बोल ही दिया मैं तो करंट कंडक्ट करवाने वाला ही नहीं हूँ। तो अभी यार उसका नेचर है, तो उसका नेचर क्यों ऐसा है, क्योंकि बिकॉज यहाँ पर देखो उसका जो एनर्जी गैप होता है जिसको बैंड गैप एनर्जी बोलते हैं वो एक्चुअली ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। दिस इज ईजी एनर्जी गैप। वो कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है तो वहाँ पर यहाँ से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो इसके कारण क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज वैलेंस में ही पड़े रहते हैं और कंडक्शन बैंड जो होता है वो ऑलमोस्ट क्या रहता है, एम्प्टी रहता है, जिसके कारण कोई करंट का कंडक्शन हो नहीं पाता है, राइट। तो ये बात हो गई। अभी तक हम लोगों ने बात की कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और किस तरह से वो सब मटेरियल्स एक्ट करते हैं। अभी हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर अगर एंट्री ले रहे हैं तो सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर को 2 टाइप्स में सेपरेट किया हुआ है। उसका पहला जो टाइप है उसका नाम है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा जो टाइप है उसका नाम है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता क्या है, तो बच्चों यहां पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब होता है दैट इज प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर मतलब क्या होता है, जिसकी आउटर ऑर्बिट्स के अंदर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, और उसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वो कौन होंगे, एक है सिलिकॉन है और दूसरा है जर्मेनियम। एक है सिलिकॉन और दूसरा है जर्मेनियम। और जो प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, उसका अंदर याद रखना कि उसका जो वैलेंस बैंड होता है वो फुल्ली फिल्ड होता है एंड जो कंडक्शन बैंड होता है वो बच्चों क्या होता है, एम्प्टी होता है। जो यहां पर भी आप लोग देख सकते हो कि उसका जो वैलेंस बैंड है वो इलेक्ट्रॉन से पूरा भरा हुआ है, खचोखच भरा हुआ है, बट जबकि उसका कंडक्शन बैंड कैसा है, पूरा खाली पड़ा हुआ है, एकदम एम्प्टी पड़ा हुआ है, राइट। तो इसके कारण अगर हम लोग बात करें कि ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, कौन सा सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, वो ये कंडीशन के अंदर एज ए इंसुलेटर वर्क करते हैं, राइट। तो यहां पर याद रखना कि दिस सेमीकंडक्टर वर्क एज ए ऐसे इंसुलेटर वर्क करेंगे, मतलब कोई करंट का कंडक्शन, क्योंकि कंडक्शन बैंड में तो कोई इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं, और जब तक कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं आते तब तक कोई कंडक्शन हो नहीं पाता है। तो यह बात हो गई हमारी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, कि जिसके अंदर क्या होता है, तो कि प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, राइट। इसके अंदर कोई इंप्योरिटी का एडिशन नहीं होता है, ये एकदम प्योर होता है, जिसकी आउटर ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, राइट। अभी बात करते हैं उसी चीज के वर्कआउट के ऊपर कि यहां पर अगर देखने जाए तो अगर ये जो प्योर सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है, उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को अगर हम लोगों ने कोई थर्मल एनर्जी दे दी, यानी कि कुछ रूम टेम्परेचर के ऊपर उसको लेके आ गए, तो याद रखना बच्चों वो एक्चुअली जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां पर एक नया मेंबर आएगा, जिस मेंबर को हम लोग बोलते हैं हॉल्स,
तो हॉल्स क्या होता है बच्चों, एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो हॉल्स कुछ नया नहीं है। जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उस जगह पर जो वैकेंसी बचती है उस वैकेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉल्स बोलते हैं। जिस जगह से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जहाँ पर वो वैकेंसी बनी इलेक्ट्रॉन की, उस वैकेंसी को बोला जाता है हॉल्स। और वो ये कब निकलता है, तो बच्चों देखो ये एक आप लोगों को क्रिस्टल दिख रहा होगा, यहाँ पर देखो सारी जगह पर 4444 लिखा हुआ है, मतलब ये प्योर सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल है। अब ये प्योर सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल के अंदर क्या होगा, तो कि सारे जो भी आप लोगों को यहाँ पर 444 वाले दिख रहे हैं वो सारे देख सकते हो कि कोवेलेंट बॉन्ड से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, कोवेलेंट बॉन्ड से। अब क्या होगा, जैसे ही उसको कुछ थर्मल एनर्जी मिलेगी, राइट, या फिर कुछ हीट एनर्जी उसको थोड़ी बहुत मिली, तो वहां से क्या होगा, जो वीक कोवेलेंट बॉन्ड वाले होंगे, वीक कोवेलेंट बॉन्ड वाले जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, तो कि वो निकलेंगे उसके कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ के। तो जैसे ही वो कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ के निकलेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गया भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पर क्या मिला, फ्री इलेक्ट्रॉन मिला। किसके कारण मिला, तो कि थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन सही है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वहां से तो निकल गए, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी बनी और उसी वैकेंसी को हम लोगों ने क्या बोल दिया, हॉल बोल दिया। उसी वैकेंसी को क्या बोल दिया, हॉल बोल दिया। तो यहाँ पर ये जो इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है, बीच में जो खाली स्पेस है उसको क्या बोला हुआ है, होल बोला हुआ है। और यहाँ से जो निकला हुआ है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ पे, कंडक्शन बैंड में जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा, कंडक्शन बैंड में जाएगा। तो वो थोड़ा बहुत करंट को फ्लो करवा सकता है, बट वो बच्चों इतना कम करंट होता है कि जिसके कारण हम लोग ऑलमोस्ट उसको ऐसा बोल सकते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं। क्योंकि वो करंट जो है ये अगर देखने जाए तो बहुत लिमिटेड ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कंडक्शन बैंड में पहुंच पाएंगे। और हमारा तो मेन जो काम है वो क्या है, तो कि सेमीकंडक्टर को इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी, उसमें से करंट को पास करवाना है। इसीलिए प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर अगर हम लोग देखने जाएं तो जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ऐसे थर्मली निकलेंगे, जनरेट होंगे, उतने ही क्या बनेंगे, हॉल्स बनेंगे। इसीलिए हम लोग अगर बोलने चाहे तो यहाँ पर याद रखना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और नंबर ऑफ जो हॉल होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ हॉल्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। किस में बच्चों, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर। तो यहाँ अगर उसकी कंडक्टिविटी की बात करें और उसका जो टोटल करंट है, टोटल करंट किन किन चीज़ों के कारण बनेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन के कारण बनेगा और एक हॉल के कारण बनेगा। जी हाँ बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को एक छोटा सा क्वेश्चन हो सकता है कि सर हमने तो पढ़ा हुआ है करंट तो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। यस, कंडक्टर के अंदर करंट इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, बट सेमीकंडक्टर के अंदर करंट के फ्लो करवाने के लिए दो पैरामीटर इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकंड वन है हॉल्स। दोनों के कारण करंट का कंडक्शन होता है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर जो टोटल करंट जो है वो IH प्लस IE के कारण है। ये है हॉल्स के कारण और ये है करंट है इलेक्ट्रॉन्स के कारण। और अगर हम लोग बात करें तो कंडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ये कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है, आप लोगों को कॉम्पिटिटिव लेवल पे ये काम आ सकता है बच्चों। तो यहाँ पर E इज इक्वल टू NE इंटू म्यू ई प्लस NH इंटू म्यू एच है। यहाँ पर अगर बात करें NE क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, NH क्या है, नंबर ऑफ हॉल्स है, म्यू ई क्या है, तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी है, म्यू एच क्या है, हॉल्स की मोबिलिटी है। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर कुल टोटल जो कंडक्टिविटी है वो रो ई प्लस रो एच जितनी होती है। और उस चीज़ को अगर सेपरेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऑब्जर्व करने जाए कि भाई ओनली इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी कितनी है, ओनली हॉल्स की कंडक्टिविटी कितनी है, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला है। और ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम है। ठीक है बच्चों, तो ये बात हो गई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। अभी यहाँ पर बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एंड हॉल कर। तो जैसे हॉल के बारे में मैंने आप लोगों को अभी बताया कि हॉल क्या होते हैं, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखो ये है, अगर हम लोग बात करें तो ये डायग्राम के अंदर यहाँ पर ये वैलेंस बैंड अगर माने और इसको अगर कंडक्शन बैंड अगर माने तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो कि यहाँ से वैलेंस बैंड में से इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड में जा रहा है तो यहाँ पर वैलेंस बैंड के अंदर क्या आया, ये चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉल बोलते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकला तो उसकी वैकेंसी बढ़ी, वैकेंसी के अंदर कौन बैठ गया, हॉल बैठ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, ये इलेक्ट्रॉन आ गया। बस इन दोनों का नेचर और जो फ्लो की डायरेक्शन है वो टोटल अपोजिट है।
जैसे कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो अगर इस डायरेक्शन में अगर फ्लो हो रहा है तो होल्स का फ्लो कौन सी तरफ होगा, उसके टोटल ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो ऐसे हो रहा है तो होल का फ्लो कैसे होगा, ऐसे होगा, राइट। तो उसी चीज़ को अगर ऑब्जर्व करने जाए तो यहाँ पर देखो, एक मेरे पास ये प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल है, उसको मैंने क्या किया, बैटरी के साथ कनेक्ट किया। क्यों? क्योंकि उसको कुछ एनर्जी देनी थी ताकि मुझे पता चले ना कि इलेक्ट्रॉन और होल की मूवमेंट्स कैसे होती है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक बैटरी के साथ उसको कनेक्ट कर दिया सेमीकंडक्टर। जैसे ही बैटरी के साथ सेमीकंडक्टर को कनेक्ट किया तो अभी हम लोगों को पता है ये तो प्योर सेमीकंडक्टर है, तो प्योर सेमीकंडक्टर में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 होल्स है। अब चारों इलेक्ट्रॉन और चारों होल का नेचर कैसा है, अपोजिट है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल था उस तरफ सारे इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो गए, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर देख सकते हो, ये जो है वो हमारा कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पर ये जो दूसरा वाला जो है वो कौन है, होल्स है। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आने लगे और सारे होल्स कौन सी तरफ जाने लगे, इस तरफ जाने लगे। तो प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर इस तरह से हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं और किस तरफ होल्स फ्लो होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के फ्लो की डायरेक्शन क्या रहती है बच्चों, अपोजिट रहती है, राइट। तो ये बात हो गई हमारी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के रिलेवेंट। अभी हम लोग बात करते हैं एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर। अब ये एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर का क्यों नाम आया मार्केट में, तो अभी देखो प्योर सेमीकंडक्टर जो था इंट्रिंसिक, उसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि उसके अंदर कोई करंट का फ्लो तो हो नहीं रहा था, मतलब कि वो तो इंसुलेटर की तरह एक्ट कर रहा था। बट हमें तो सेमीकंडक्टर को एज ए कंडक्टर की तरह एक्ट करवाना था। तो अभी सेमीकंडक्टर को एज ए कंडक्टर की तरह एक्ट करवाना है तो हम लोगों को क्या चाहिए, एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर चाहिए। मतलब क्या करना है, तो इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर जो है उसके अंदर बच्चों इम्प्योरिटीज ऐड करनी है। क्या ऐड करना है, इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज को ऐड करेंगे और वो इम्प्योरिटीज को ऐड करने के बाद उसके अंदर क्या होगा, तो कि जो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कंडक्शन बैंड के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा आएंगे तो ज़्यादा करंट का कंडक्शन होगा, राइट। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ जो एडिशन ऑफ डिजायरेबल इम्प्योरिटी जो है उस चीज़ को क्या बोला जाता है, डोपिंग। और किसके अंदर ये एडिशन करना है, तो याद रखना इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर क्या करो, तो कि इम्प्योरिटीज को ऐड करो, और वो भी कैसी होनी चाहिए बच्चों, डिजायरेबल इम्प्योरिटीज होनी चाहिए। और उस चीज को जो एडिंग वाली जो प्रोसेस है उस प्रोसेस का क्या नाम दिया हुआ है बच्चों, डॉपिंग दिया हुआ है। उस प्रोसेस को बोला जाता है डॉपिंग। अब यहाँ पर अगर बात करें तो जो इम्प्योरिटीज जो है वो जो डॉप हो रही है, मतलब कि जो ऐड हो रही है, राइट, उसको क्या बोला जाता है, उस इम्प्योरिटी का जो नाम होता है उसको बोला जाता है डोपेंट्स। इम्प्योरिटी का नाम क्या बोला हुआ है, डोपेंट्स। और जो प्रोसेस है उस प्रोसेस का क्या नाम है, डॉपिंग। अब यहाँ पर बात करें तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस डोपेंट्स इट गिव्स एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर। वो इम्प्योरिटीज के बेस पे वो कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाता है, एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। अब बात करें बच्चों ये डोपेंट्स की, तो डोपेंट्स को भी सही मात्रा में ऐड करना जरूरी है। ऐसा नहीं ये चलो भाई मेरे पॉकेट में से मैंने कुछ निकाला इम्प्योरिटीज, डोपेंट्स निकाले और सेमीकंडक्टर में डाल दिए, तो ऐसे नहीं चलेगा। वो डोपेंट्स जो है वो 3 अलग अलग टाइप्स के होते हैं। एक होता है हाईली डॉप, मॉडरेट और लो डॉपिंग। अब हाई डॉपिंग का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1:10⁴। उसका मतलब क्या होता है, अगर बच्चों मेरे पास प्योर सेमीकंडक्टर के 10⁴ एटम्स हैं तो उसमें सिर्फ मुझे कितनी इम्प्योरिटीज ऐड करनी है, सिर्फ एक। 10⁴ सेमीकंडक्टर एटम्स यानी कि सिलिकॉन या जर्मेनियम के अंदर मुझे सिर्फ एक इम्प्योरिटीज ऐड करनी है, तो उसको क्या बोला जाता है, हाई डॉपिंग। अगर 10⁶ है मेरे पास सिलिकॉन्स के एटम, तो उसके अंदर कितना ऐड करना है, एक इम्प्योरिटी, तो उसको क्या बोला जाता है, मॉडरेट डॉपिंग। और मोस्टली हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर ऑब्जर्व करें तो हम लोगों को मॉडरेट डोपिंग ही यूज़ करना है। और ये जो मॉडरेट डोपिंग है वो पीपीएम की रेंज में हुए, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम की रेंज के अंदर। और जो लास्ट होता है वो लो डोपिंग होता है, मतलब कि अगर मेरे पास 10⁸ नंबर ऑफ सिलिकॉन या जर्मेनियम प्योर सेमीकंडक्टर है और उसके अंदर सिर्फ मैं एक इम्प्योरिटी अगर ऐड कर रहा हूँ तो वो क्या सा हो गया, लो डोपिंग हो गया। तो इस तरह से 3 कैटेगरी के अंदर डोपेंट्स को सेपरेट किया हुआ है, 10⁴, 10⁶ एंड 10⁸। बट ये जो नंबर है 10⁶, 4, 8 वाला वो प्योर सेमीकंडक्टर का है नंबर, और उसमें सिर्फ आपको एक इम्प्योरिटी ऐड करनी है, वो याद रखना, उल्टा ना हो जाए।
अब बात करते हैं कि ये जो इम्प्योरिटीज है, डोपेंट्स है, वो एक्चुअली बच्चों पेंटावेलेंट एंड ट्राइवेलेंट दो टाइप की होती है। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज का मतलब क्या होता है, जिसकी आउटर ऑर्बिट्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जिसके अंदर रहते हैं उसको क्या बोला जाता है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज के अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो आर्सेनिक, एंटीमनी एंड फॉस्फोरस। आर्सेनिक, एंटीमनी एंड फॉस्फोरस, दे आर द एग्जांपल ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज। और दूसरा रहता है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज का मतलब क्या होता है, जिसकी आउटर ऑर्बिट्स के अंदर, जिस टाइप के सेमीकंडक्टर के आउटर ऑर्बिट्स के अंदर अगर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो उसको क्या बोला जाता है, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज। और उसके जो एग्जाम्पल्स है दैट इज एल्यूमिनियम, इंडियम एंड बोरॉन। दिस ऑल आर एग्जाम्पल, दिस आर एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम, इंडियम, बोरॉन। ट्राइवेलेंट, तिरंगा, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर के अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हो, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर मतलब एल्यूमिनियम, इंडियम एंड बोरॉन। और यहाँ पर इसको याद रखना है तो यहाँ पर देखो पेंटावेलेंट है तो यहाँ पर आर्सेनिक, एंटीमनी एंड फॉस्फोरस है। तो आज, अरे सॉरी, असीता सब पी गई, ऐसा याद रख सकते हो एक सिंपल। असीता मतलब एस, सब मतलब एंटीमनी और पी गई मतलब फॉस्फोरस, राइट। दैट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको याद रख सकते हो, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताया। अब अगर ये जो इम्प्योरिटीज है वो जब प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर ऐड करते हैं, तो अगर पेंटावेलेंट को ऐड करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर तो वो बन जाता है एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। और अगर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर तो वो बन जाता है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, अरे पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो अभी बात करते हैं एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। तो सबसे पहले आता है हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर होता क्या है बच्चों, तो जैसे कि मेरे पास प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल है या फिर प्योर जर्मेनियम का क्रिस्टल है जिसकी आउटर ऑर्बिट्स के अंदर बच्चों कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी यहाँ पर पार्ट्स पर मिलियन में यानी कि 10⁶ ऐसे सिलिकॉन के क्रिस्टल है, उसके अंदर मैं सिर्फ एक इम्प्योरिटीज ऐड कर रहा हूँ। और यहाँ पर देखो +5 लिखा है, मतलब कौन से टाइप की इम्प्योरिटी हुई है, +5। वेरी गुड बच्चों, तो ये हो जाएगा पेंटावेलेंट। तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर के अंदर कौन सी इम्प्योरिटी को ऐड किया जाता है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड किया जाता है। अब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करने से क्या होता है, तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, वो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिलिकॉन के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स वाले हैं उसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। चारों जगह पर देखो, यहाँ पर इसने एक ने बना लिया, यहाँ पर दूसरे ने बना लिया, यहाँ तीसरे ने, यहाँ पर चौथे ने, तो एक एक्स्ट्रा क्या बचा, 5वां इलेक्ट्रॉन बचा, वो क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया। 5वां वाला क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो 5वां वाला जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि जब भी एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है तो वो कैसे फॉर्म होता है, तो उसके अंदर हमें क्या करना है, तो क्या ऐड करना है, किसको ऐड करना है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज को। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड करने से क्या होगा, तो कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों को मिलेगा। तो इसमें अगर बात करें एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो मेजॉरिटी चार्ज में कौन हुआ, तो मेजॉरिटी किसकी हुई, इलेक्ट्रॉन्स की हुई। यहां पर देखो बच्चों, आप देख सकते हो कि यहां पर मेजॉरिटी में कौन है, इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। और माइनॉरिटी की अगर बात करें तो कौन हो जाएगा, होल्स हो जाएंगे। मेजॉरिटी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, माइनॉरिटी के अंदर कौन हो जाएगा, होल्स हो जाएगा। अब यहां पर अगर बात करें तो ये सेमीकंडक्टर के अंदर अभी देखो भाई, हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर वर्कआउट इतना सारा किया, क्यों किया, क्योंकि मुझे तो करंट का कंडक्शन करवाना है, करंट का फ्लो करवाना है। तो यहाँ पर बच्चों ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में आराम से चले जाएंगे। जबकि इंट्रिंसिक में क्या प्रॉब्लम आ रहा था, इंट्रिंसिक के अंदर जो था वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन ही नहीं रहे थे, तो वो कंडक्शन में जा ही नहीं रहे थे। जब यहाँ पर क्या हो गया, आराम से फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल गए तो वो आराम से क्या हो जाएंगे, करंट का कंडक्शन करवाने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जो माइनॉरिटी मेजॉरिटी के बेस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है दैट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल। तो यहाँ पर करंट का कंडक्शन किसके कारण हो सकता है, मेजॉरिटी चार्ज के कारण। कंडक्शन बैंड में ज्यादा कौन जाएगा, मेजॉरिटी चार्ज जाएंगे। मेजॉरिटी में है कौन, इलेक्ट्रॉन्स। मेजॉरिटी में कौन है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। तो यहां पर याद रखना, मेनली करंट कंडक्शन
ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। किसके कारण होगा? इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, कि वही अकेला फ्री है तो वही करेगा करंट कंडक्शन, बाकी सारे तो कोवेलेंट बॉन्ड से सेट हो चुके हैं बच्चों, राइट। अब यहां से एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसका अगर हम लोग बात करें बैंड गैप एनर्जी, तो वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में किस तरह से वर्कआउट होता है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, सबसे पहली चीज, एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो मेजोरिटी उसके अंदर वैलेंस बैंड में कौन पड़ा होगा? इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे, दिख रहा है मेजोरिटी में। यहाँ पर ये जो रेड कलर से है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, वो एक्चुअली क्या करेंगे? कंडक्शन में जाने की ट्राई करेंगे। क्यों? क्योंकि करंट का कंडक्शन करवाना है, तो उसको कंडक्शन में जाना है। तो अभी यहाँ पर देखो, इन टाइप सेमीकंडक्टर है ना, बहुत दानवीर हो जाएगा उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि उसके पास तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ा ही हुआ है। थोड़ी सी भी अगर उसका टेम्परेचर जो है वो ग्रेटर देन 0 केल्विन हुआ, कितना? यानी कि रूम टेम्परेचर पे पहुंचा, T ग्रेटर देन 0 केल्विन जैसे ही हुआ, तो उसके पास जो बाहर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़ा हुआ है उसको थोड़ी सी एनर्जी, और थोड़ी सी एनर्जी भी कितनी? 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर बात करें सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर की, तो उसको मिनिमम थोड़ी सी एनर्जी कितनी चाहिए? 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर वो जर्मेनियम है तो उसको कितनी चाहिए? 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस उतनी थोड़ी सी भी रूम टेम्परेचर पे या फिर ग्रेटर देन 0 केल्विन पे उसको एनर्जी मिल गई तो वो सीधा कहाँ चला जाएगा बच्चों? कंडक्शन बैंड में। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पहुँच गया कंडक्शन बैंड में। जैसे ही वो कंडक्शन बैंड में पहुँच जाएगा तो वो क्या काम करवाएगा? करंट का कंडक्शन करवाएगा, राइट। तो यहाँ पर जो करंट कंडक्शन है वो मेनली किसके कारण था? इलेक्ट्रॉन के कारण था। और यहाँ पर इसने काम क्या किया? हमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। एन टाइप के सेमीकंडक्टर बनाने के बाद हम लोगों को फ़ायदा क्या हुआ? तो कि इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। मतलब कि ये कौन से टाइप के सेमीकंडक्टर बोले जाते हैं? तो कि डोनर। और उसका जो यहाँ पर एनर्जी का जो डोनर का जो बैंड गैप का है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि नियर टू द कंडक्शन बैंड होता है वो, क्योंकि उसके अंदर देखो यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पड़े ही हुए। थोड़ी एनर्जी दो, सीधे कंडक्शन में। इसको देखो, थोड़ी एनर्जी चाहिए, सीधे कंडक्शन में। थोड़ी एनर्जी चाहिए, सीधे कंडक्शन में। थोड़ी एनर्जी चाहिए, सीधे कंडक्शन में। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर दिमाग में हम लोगों को क्या रखना है? तो कि एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है उसके अंदर क्या होता है? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड होती है। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज के अंदर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ होल्स की कंपेरिजन में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं तो करंट कंडक्शन के अंदर वो क्या करते हैं? पार्टिसिपेट होते हैं, राइट। तो उसके कारण क्या होता है? तो कि करंट जो है वो आराम से फ्लो हो पाता है, राइट। तो अभी यहाँ पर देखो कंडक्शन बैंड जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा? फिल्ड होने लगेगा और करंट को क्या करवाएगा? कंडक्ट करवाएगा। सेम वे अगर बात करें पी टाइप सेमीकंडक्टर की, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है बच्चों? तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर डायग्राम को देख के आपको थोड़ा आइडिया आया होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो कि यहाँ पर देख सकते हो प्योर सिलिकॉन से ये भरा हुआ है, खच्चोखच भरा हुआ है। उसमें हमने क्या किया? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज को थोड़ा सा ऐड किया। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड करने से क्या होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है उसमें कौन सी इम्प्योरिटीज ऐड होती है? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड होगी। और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज के एग्जांपल्स क्या होते हैं? कि ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज के एग्जांपल रहेंगे एल्यूमिनियम, इंडियम एंड बोरोन। अब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड कर दिया बच्चों, तो उससे क्या होगा? तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज मतलब आउटर ऑर्बिट्स में 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री 3 इलेक्ट्रॉन्स है वो सिलिकॉन के या जर्मेनियम के दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे। बट बाकी रहेगा क्या? तो कि एक्स्ट्रा बचेगा हॉल। तो यहाँ पर फ्री कौन होता है? फ्री कौन होता है? यस बच्चों, कौन होता है? हॉल होता है। तो यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज में कौन होगा? तो मेजॉरिटी के अंदर कौन होगा बच्चों? हॉल होगा। माइनॉरिटी में कौन होगा? तो कौन होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। मेजॉरिटी के अंदर हॉल्स होगा और माइनॉरिटीज के अंदर कौन होगा? इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब यहाँ पर क्या होगा? जैसे कि यहाँ हॉल्स जो है वो आराम से वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए रेडी है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं, कौन रेडी है? हॉल्स रेडी है। तो यहाँ पर जो है उसका अगर बैंड गैप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करने जाए तो ये वाला जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर है वो उसका नेचर क्या रहेगा? वो आजू बाजू से मांगेगा इलेक्ट्रॉन,
क्योंकि उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो यहाँ पर ये जो है सेमीकंडक्टर पी टाइप का, उसका नेचर कैसा रहेगा, एक्सेप्टर रहेगा। और इसके अंदर अगर बात करें तो NH जो है, नंबर ऑफ होल्स जो है, दैट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसके अंदर जो करंट कंडक्शन है, करंट कंडक्शन बच्चों वो मेनली किसके कारण होगा, और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो कि इसका ये जो एक्सेप्टर एनर्जी गैप है वो किसके नज़दीक रखा हुआ है, वैलेंस बैंड के, क्योंकि इसके पास हॉल ज़्यादा है तो उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, तो वो कौन दे सकता है, वैलेंस बैंड ही दे सकता है, क्योंकि उसी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े से ये तो बेचारा खाली पड़ा हुआ है ऑलमोस्ट, राइट। इसीलिए इसका जो एक्सेप्टर का जो लेवल है वो किसके नज़दीक होता है, वैलेंस बैंड के, और वहाँ पर एन टाइप में कंडक्शन बैंड के, क्योंकि उसके पास तो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे, उसको तो सिर्फ जंप ही लगाना था, राइट। तो यहाँ पर याद रखना मेन करंट फ्लो जो होता है, करंट फ्लो वो किसके कारण होता है, ड्यू टू हॉल्स। किसके कारण होता है बच्चों, ड्यू टू हॉल्स के कारण क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। यहां तक समझ में आया आप लोगों को, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर। अभी हम लोग पी टाइप एन टाइप सेमी, और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर और पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर, यानी कि अगर बात करें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो उसके अंदर एक चीज़ आप लोगों ने अलग से नोट की होगी बच्चों कि यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम नहीं होने वाले हैं, सेम नहीं होने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो अभी ओके, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं मास एक्शन लो। जैसे कि हम लोगों को पता है एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है, एन टाइप होता है, पी टाइप होता है। तो एन टाइप के अंदर जो करंट का कंडक्शन होता है वो मोस्टली किसके कारण होता है, उसके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। तो एन टाइप के अंदर जो करंट का कंडक्शन होता है, राइट, दैट इज ड्यू टू, हम लोगों को पता है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट कंडक्शन होगा। और पी टाइप के अंदर जो करंट का कंडक्शन होता है वो किसके कारण होता है, तो हॉल्स के कारण होता है। तो जब एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर की बात आती है बच्चों, तो वहां पर क्या हो जाता है, तो कि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स और हॉल दोनों के नंबर सेम नहीं होते। बट यहां पर मास एक्शन लो क्या कह रहा है, तो कि मास एक्शन लो कह रहा है कि रेट ऑफ जनरेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स जो करंट को आगे पास करने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स। रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कैरियर मतलब होता है NI, राइट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, Ne इंटू NH इज इक्वल टू NI स्क्वायर। Ne क्या होगा, तो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड NH क्या होगा, नंबर ऑफ हॉल्स। दोनों के मल्टीप्लिकेशन जो है वो किसके इक्वल में होगा, तो कि NI स्क्वायर के इक्वल में होगा। जबकि NI स्क्वायर क्या होता है, तो कि रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स, रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कैरियर। ठीक है बच्चों, तो ये इसके रिलेवेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, और हमारे NCERT के अंदर भी इसका एक मस्त एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो याद रखना है Ne इंटू NH इज इक्वल टू क्या होने वाला है, NI स्क्वायर। Ne इंटू NH इज इक्वल टू NI स्क्वायर होने वाला है, राइट। तो यहां पर अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हमारा आ जाता है पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन के अंदर पीएन जंक्शन होता क्या है बच्चों, तो जैसे आगे हम लोगों ने देखा पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो जब बच्चों पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक जंक्शन के थ्रू जोड़ा जाता है, एक जंक्शन के थ्रू जब जोड़ा जाता है तब जो फॉर्मेशन बनता है उसको बोला जाता है पीएन जंक्शन। अब जैसे ही पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक जंक्शन के थ्रू जोड़ा जाएगा, तो वहां पर ऑब्वियस है कि पी के अंदर मेजॉरिटी चार्ज में हॉल्स है, एन के अंदर मेजॉरिटी चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स है। जब दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो इलेक्ट्रॉन हॉल्स के नजदीक जाएंगे, हॉल्स इलेक्ट्रॉन्स के नजदीक जाएंगे। तो वहां पर वो जनरेशन होने के बाद वहां पर कुछ ऐसा सेट हो रहा है जिसके कारण हम लोगों को कुछ केसेस के अंदर करंट कंडक्शन मिलेगा, कुछ केसेस के अंदर करंट कंडक्शन नहीं मिलेगा। तो चलो हम लोग यहाँ पर इसकी बात करते हैं। तो पीएन जंक्शन जो है, तो यहाँ पर जनरली पीएन जंक्शन किसको बोलेंगे, तो कि पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर है वो और एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर है, उन दोनों को हम लोगों को क्या करना है, एक जंक्शन के थ्रू जोड़ना है। और जब ये पी टाइप के सेमीकंडक्टर है तो आपको पता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के अंदर उसमें क्या होने वाले, हॉल्स होने वाले हैं। और माइनॉरिटी चार्ज के अंदर कौन होने वाला है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
तो यहां पर क्या होगा, जैसे कि यहां दोनों एक जंक्शन के थ्रू जुड़े जाएंगे तो यहां पर ऑब्वियस है मेजोरिटी जो है वो इस तरफ जाने की ट्राई करेंगे। तो जो ये मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स है वो जब यहां से इस तरफ जब जंक्शन के थ्रू जुड़े जाएंगे और यहां से इस तरफ जो जाने की ट्राई करेंगे तो उस चीज को बोला जाता है डिफ्यूजन। तो सेम वे एन टाइप सेमीकंडक्टर में से किसका डिफ्यूजन होगा, तो कि उसके मेजॉरिटी चार्ज कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहां पर एन टाइप के अंदर अगर हम लोग ऑब्जर्व करने जाए तो एन टाइप के अंदर जो मेजॉरिटी में होगा वो कौन होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पी टाइप के अंदर डिफ्यूज हो जाएंगे। तो यहां पर जो डिफ्यूजन लिखा हुआ है यानी कि जो पीएन जंक्शन है वो जब फॉर्म होते हैं तो वहां पर वो दो प्रोसेस के थ्रू फॉर्म होते हैं, एक होता है डिफ्यूजन, एक होता है ड्रिफ्ट। तो डिफ्यूजन क्या होता है बच्चों, तो कि डिफ्यूजन होता है कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण देखने को मिलता है। और ड्रिफ्ट जो होता है वो किसके कारण होता है, ड्यू टू चार्ज। और हम लोगों को पता है कि अगर एन टाइप की बात करें तो मेजॉरिटी चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, पी टाइप की बात करें तो मेजॉरिटी चार्ज में होल्स मिलेंगे। तो यहां पर बच्चों डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट को शॉर्ट एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो डिफ्यूजन होता है वो किसके कारण होता है, मेजर चार्ज कैरियर के कारण होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है। और जो ड्रिफ्ट होता है वो किसके कारण होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है। तो यहां पर अगर बात करें कि यहां से यहां पर ड्रिफ्ट P में से N में किसका होगा, तो इसमें माइनॉरिटी में कौन है, माइनॉरिटी में कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन मिलेगा और यहां से यहां पर ड्रिफ्ट में क्या मिलेगा, हॉल मिलेगा। ड्रिफ्ट में क्या मिलेगा, हॉल मिलेगा। जब बच्चों इस तरह का अरेंजमेंट होता है तो वो जंक्शन के दोनों तरफ चार्ज कैरियर सेट हो जाते हैं। एक तरफ मेजॉरिटी के अंदर यहां पर ये जंक्शन के इस तरफ अगर देखने जाए तो यहां से इलेक्ट्रॉन आए हुए तो यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स सेट हो जाएंगे और यहां से ज्यादा हॉल सेट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, जंक्शन के दोनों एंड पे एक लेयर बन जाएगा जिस लेयर को हम लोग डेप्लेशन लेयर बोलने वाले, जिस लेयर को क्या बोलते हैं बच्चों, डेप्लेशन लेयर। तो चलो पीएन जंक्शन को फॉर्म करते हैं। तो पीएम जंक्शन को फॉर्म करेंगे तो कुछ इस तरह से हम लोगों को सेट देखने को मिलेगा। जैसे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर यहां पर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर यहां पर है। जैसे ही दोनों को ज्वाइंट किया तो जैसे ही मैंने आप लोगों को बताया था कि यहां पर एन में से इलेक्ट्रॉन उठ के कहां पर आ जाएंगे, पी में आ जाएंगे। तो यहां पर ये जो दिख रहा है आप लोगों को बच्चों वो कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है। कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पर जो आप लोगों को दिख रहा है वो कौन है बच्चों, हॉल्स है। और यहां पर ये बीच में जो येलो वाली लाइन है वो कौन है बच्चों, जंक्शन है। इसीलिए तो इसको पीएन जंक्शन डायोड बोला जाता है। तो यहां पर देख सकते हो कि पी टाइप में भले मेजॉरिटी में हॉल्स हो बट उसके जब पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है तो उसके नजदीक कौन आ जाते हैं, नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। और एन टाइप के जंक्शन के नजदीक कौन आ जाते हैं, पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं। अब इसके कारण क्या होता है, और बच्चों डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट में देखो बच्चों बहुत सिंपल सा लॉजिक याद रखो। जब आप लोग पढ़ने बैठते हैं तो रटने लगते हो। सिंपल, डिफ्यूजन किसके कारण होता है, मेजॉरिटी चार्ज के कारण। मेजॉरिटी चार्ज पी टाइप में कौन है, तो कि पी टाइप के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कौन है, हॉल्स है। तो पी में से देख सकते हो आप लोग यहाँ पर हॉल का क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। किस में जा रहा है, एन में जा रहा है। और यहाँ पर मेजॉरिटी में कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो एरो प्लॉट करने में कुछ रटना नहीं है, सिंपल लॉजिक लगाओ बच्चों। और ड्रिफ्ट किसके कारण होता है, माइनॉरिटी चार्ज में होता है। तो यहाँ पर एन में माइनॉरिटी में कौन है, हॉल्स है। तो यहाँ पर हॉल्स का क्या होने वाला है, ड्रिफ्ट होने वाला है। इसमें माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट होने वाला है। सही है बच्चों। तो उसी के बेस पे अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो यहां पर इस जंक्शन के इस तरफ देख सकते हो नेगेटिव चार्जेस है। तो नेगेटिव चार्जेस का अगर हम लोग देखने जाए कि चार्ज डेंसिटी कितनी है तो इसके नेगेटिव बन रहा है। और यहां पर अगर ऑब्जर्व करें तो इस तरफ पॉजिटिव चार्ज बन रहा है। तो वहां पर हम लोगों को कुछ चार्ज डेंसिटी देखने को मिलती है वो जंक्शन के अराउंड दोनों साइड। और मैंने जैसे ही बताया था कि ये जो बीच का जगह है, बीच वाली जगह है, उस जगह को क्या बोला जाता है, डेप्लेशन रीजियन। वो जगह को क्या बोला जाता है बच्चों, डेप्लेशन रीजन। और ये डेप्लेशन रीजन जब पीएन जंक्शन फॉर्म होगा तब भी देखने को मिलेगा। और डेप्लेशन रीजन के अंदर अगर दोनों चार्ज सेपरेट हो चुके हैं तो उसके कारण क्या मिलता है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखने को मिलता है हम लोगों को। और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ
वहाँ पर दोनों साइड एक एक चार्ज सेट हो गया तो खुद फील्ड के कारण वहाँ पर क्या मिलता है, तो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी मिलता है, कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो वहाँ पर पोटेंशियल का कुछ एनर्जी बनने वाला है, राइट। और उस एनर्जी को अगर बोलने जाए तो उसको बोल सकते हैं हम लोग बैरियर पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर बैरियर दिखने को मिलेगा, बैरियर पोटेंशियल बीच में सेट हो जाता है। अभी यहाँ पर ये पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन हो गया, और पीएन जंक्शन के फॉर्मेशन का अगर सिंबल की बात करें तो बच्चों याद रखना, पीएन जंक्शन का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है। इधर वाला जो होता है वो पी साइड होता है, इधर वाला जो होता है वो कौन होता है, एन साइड होता है। दैट इज वेरी सिंपल सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन। और पीएन जंक्शन का जो एक्चुअल नाम पढ़ने वाला है वो बोलते हैं हम लोग पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। तो अभी ये पीएन जंक्शन डायोड जो है वो किस तरह से वर्क करेगा वो हम लोग देखते हैं। तो उसके वर्क के लिए उसके दो बाइसिंग मोड को हम लोग कंसिडरेशन में लेते हैं। पीएन जंक्शन जब साथ मिल जाता है, जब पीएन जंक्शन साथ मिल जाता है तो वो क्या बन जाता है, पीएन जंक्शन डायोड। क्या बन जाता है, पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड के बच्चों दो बायसिंग मोड है, दो बायसिंग मोड। एक होता है उसका फॉरवर्ड बायसिंग मोड, दूसरा होता है रिवर्स बायसिंग मोड। अब यहाँ पर फॉरवर्ड बायसिंग मोड के अंदर उसका कुछ अलग नेचर है और रिवर्स बायस के अंदर उसका कुछ अलग नेचर है। इसी के कारण सेमीकंडक्टर जो टेक्नोलॉजी है वो फेमस होने लगी। जबकि प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या था, वो तो एज ए इंसुलेटर वर्क कर रही थी, राइट। तो अभी यहाँ पर देखते हैं एक्सट्रिंसिक में ऐसा क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखो हम लोगों को अभी क्या करना है, तो कि उसके पीएन जंक्शन को, जैसे ही वो पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया और जंक्शन से जोड़ा, अब उसमें क्या करवाना है, बाइसिंग करवाना है। बाइसिंग मतलब क्या कराना है, उसमें दोनों टर्मिनल के अक्रॉस में कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर उसका जो एनर्जी प्रोवाइड करने वाला है वो हम लोग किसके थ्रू कर सकते हैं, एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स, यानी कि विद द हेल्प ऑफ बैटरी कर सकते हैं। तो अभी शुरू करते हैं। उसके दो बाइसिंग मोड है बच्चों, फर्स्ट होता है फॉरवर्ड बाइसिंग मोड और दूसरा होता है रिवर्स बाइसिंग मोड। फॉरवर्ड बाइसिंग मोड को कभी कभी FB मोड बोला जाता है, वो अपना फेसबुक वाला नहीं है। और रिवर्स बायस को कभी कभी बोला जाता है RB, राइट। दोनों की कैरेक्टरिस्टिक भी हम लोगों को स्टडी करनी है और दोनों का वर्किंग भी स्टडी करना है। फॉरवर्ड में क्या होता है, रिवर्स में क्या होता है, दोनों को हम लोग ब्रीफ स्टडी करेंगे। तो अभी यहाँ पर आ गया उसका फॉरवर्ड बाइसिंग, पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग किसका है बच्चों, याद रखना, पीएन जंक्शन डायोड का। यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ, ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। अब देखो बच्चों, फॉरवर्ड बायसिंग किससे बोला जाता है, सबसे पहली डेफिनेशन, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर 4 मार्क के क्वेश्चन, 3 मार्क के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहला काम क्या करना है, उसका डायग्राम बेस्ट क्वालिटी का प्लॉट करना है। डायग्राम प्लॉट करने के लिए क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले यहाँ पर बना दो, ये आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, दोनों को ज्वाइंट किया एक जंक्शन के थ्रू। ये बीच में जो लाइन है ना, यहाँ पर ये जंक्शन है और जंक्शन के एक एंड पे ये जंक्शन है, जंक्शन के एक साइड इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरी साइड होल्स है, जैसा हम लोगों ने आगे अभी डिस्कस किया था, राइट। और ये जो बीच का जो लेयर है, बीच का जो लेयर है, उस लेयर को क्या नाम दिया गया है बच्चों, डिप्लेशन रीजन। अब फॉरवर्ड बायसिंग मोड किसको बोलते हैं, तो अगर बच्चों बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप सेमीकंडक्टर के साथ, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप सेमीकंडक्टर के साथ और नेगेटिव टर्मिनल अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ जोड़ा जाता है तो वो पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड बायसिंग मोड बोला जाता है। अगेन आई रिपीट, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किसके साथ होने वाला है, पी टाइप सेमीकंडक्टर के साथ, एंड नेगेटिव टर्मिनल जो है वो किसके साथ, एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ अगर जोड़ा जाता है बच्चों तो वो क्या बन जाता है, फॉरवर्ड बायस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। अब वो फॉरवर्ड बायस में होता क्या है बच्चों, यहां पर देखो पॉजिटिव टर्मिनल मतलब इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो हुआ, इस तरफ फ्लो हुआ, तो ये वाली साइड पे अगर हम लोग ऑब्जर्व करने जाओ तो यहां पर क्या होने वाला है, पॉजिटिव चार्जेस आ जाने वाले। तो वो क्या करेंगे, यहां पर जो जंक्शन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए थे, जो एन से आए हुए थे, एन से आए हुए थे, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे,
वो सारे इलेक्ट्रॉन्स ये पी की ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये पी की ओर क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है और चार्ज का हम लोगों को पता है ऑपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ खींच लेंगे। जितने भी खींच सकते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, खींच लेंगे। और वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, बैटरी के सप्लाई के ऊपर। जितना बैटरी की सप्लाई ज्यादा उतने पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, तो उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, तो इतना ही ये वाला जो लेयर है वो कम होता जाएगा, डेप्लेशन रीजन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब सेम अपोजिट इफेक्ट कहां पर आने वाले, इस तरफ आने वाले। जैसे कि ये नेगेटिव है तो यहां पर नेगेटिव चार्ज है, बाय डिफॉल्ट यहां पर नेगेटिव मैजॉरिटी में पड़े ही हुए हैं, तो वो नेगेटिव को क्या करेंगे और धक्का इस तरफ मारेंगे, तो वो नेगेटिव को धक्का मारेंगे तो यहाँ पर जो पॉजिटिव है उसकी जगह पर नेगेटिव खुद आ जाएंगे, तो वो पॉजिटिव कम होने लगे, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, ये डेप्लेशन लेयर फॉरवर्ड बायस के अंदर क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो सबसे पहली चीज फॉरवर्ड बायसिंग मोड किसको बोलते हैं वो पता चल गया। सेकेंड पॉइंट के अंदर याद रखना कि इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस क्या होता है, डेप्लेशन रीजन जो होता है विड्थ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो कि विड्थ जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, डिक्रीज होगी, राइट। ये जो है वो रिड्यूस होने वाली है। और बच्चों ये रिड्यूस जो है वो किसके अकॉर्डिंग होगी, तो कि बैटरी के वोल्टेज। जैसे जैसे हम लोग बच्चों बैटरी के वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो डेप्लेशन रीजन की जो विड्थ है वो क्या होती जाएगी बच्चों, कम होती जाएगी। ये विड्थ कम होती जाएगी तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जो करंट निकला हुआ है वो करंट को पास होने के लिए इजी रास्ता मिल जाएगा, इजी रास्ता। ये जो डेप्लेशन रीजन होता है ना वो एक्चुअली बैरियर का काम कर रहा है, तो वो बैरियर धीरे धीरे क्या होता गया, कम होता गया। तो वो डेप्लेशन रीजन का बैरियर कम होता गया तो उसका करंट कंडक्शन क्या होता जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर डेप्लेशन रीजन की विड्थ जब रिड्यूस होती है तो उसका बेनिफिट हम लोगों को क्या मिलता है, तो यहाँ पर याद रखना करंट कंडक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। करंट कंडक्शन क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। और रेजिस्टेंस जो है ऑफ पीएन जंक्शन विल रिड्यूस। तो ये सारी चीजों के कारण फॉरवर्ड बायस के अंदर पीएन जंक्शन डायोड क्या करेगा, करंट का कंडक्शन करवाएगा। फॉरवर्ड बायस के अंदर करंट का कंडक्शन क्या करवाएगा, बढ़ाएगा। और ये भी जो रेजिस्टेंस होता है ना इसकी रेंज भी कितनी होती है, 10 ओहम से लेके 100 ओहम की रेंज के अंदर होता है। मैक्सिमम 10 ओहम से लेके 100 ओहम की रेंज के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है, राइट। तो ये हो गया फॉरवर्ड बायसिंग मोड। अभी फॉरवर्ड बायसिंग मोड के अंदर भी क्या होता है कि जैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर आइदर सिलिकॉन के होंगे और जर्मेनियम के होंगे, तो दोनों मटेरियल के लिए मिनिमम कुछ रिक्वायर्ड वोल्टेज होते हैं, मिनिमम कुछ रिक्वायर्ड वोल्टेज। जैसा कि सिलिकॉन है तो उसके 0.7 वोल्ट मिनिमम चाहिए, जर्मेनियम है तो उसको 0.3 वोल्ट मिनिमम चाहिए। मिनिमम उसको उतना वोल्टेज मिलेगा तभी जाके यहाँ से वो करंट का कंडक्शन शुरू कर सकते हैं। हाँ, जैसे जैसे वो वोल्टेज लेवल बढ़ेगा तो करंट का कंडक्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि डेप्लेशन रीजन की विड्थ क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो फॉरवर्ड बायस के अंदर अगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग ऑब्जर्व करने जाए तो दिस इज वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड बायस मोड, दिस इज वी आई फॉरवर्ड बायस मोड। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो बच्चों के फॉरवर्ड बायस के अंदर यहां पर है वो करंट लगा हुआ है, यहां पर जो लगा हुआ है दैट इज वोल्टेज। दिस इज फॉरवर्ड वोल्टेज एंड दिस इज फॉरवर्ड करंट। फॉरवर्ड करंट जो होता है बच्चों वो कौन सी रेंज में होता है, मिली एम्पियर के रेंज में होता है। फॉरवर्ड वोल्टेज जो होता है वो वोल्ट में होता है, बट आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो दैट इज ऑल्सो ए वेरी स्मॉल वोल्टेज। मैक्सिमम इज 1.5 वोल्ट। मैक्सिमम फॉरवर्ड का वोल्टेज कितना होता है, 1.5 वोल्ट तो बहुत हो गया बच्चों पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट करने के लिए। तो यहाँ पर और यहाँ पर ये देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ ये सिलिकॉन का डायोड है। तो फॉर सिलिकॉन जो ये नी वोल्टेज होते हैं, जैसे मैंने बोला कि नी वोल्टेज मतलब मिनिमम रिक्वायर्ड वोल्टेज। नी वोल्टेज क्या होता है, मिनिमम वोल्टेज।
टू पास करंट थ्रू डायोड, उसको क्या बोला जाता है, नी वोल्टेज। और फॉर सिलिकॉन जो नी वोल्टेज होते हैं दैट इज 0.7 वोल्ट, और फॉर जर्मेनियम वो जो वोल्टेज की वैल्यू रहती है दैट इज 0.3 वोल्ट। सिलिकॉन के लिए 0.7 होते हैं, जर्मेनियम के लिए कितने होते हैं, 0.3। तो यहां पर आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो कि जब तक सिलिकॉन को 0.7 वोल्ट नहीं मिल रहे थे तब तक कोई करंट कंडक्शन थोड़ा थोड़ा हो रहा था, बट कितना हो रहा था, 1 मिली एम्पियर से भी कम करंट फ्लो हो रहा था, 1 मिली एम्पियर से भी कम करंट फ्लो हो रहा था, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल करंट फ्लो हो रहा था। बट जैसे ही 0.7 वोल्ट मिले तो यहां पर आप लोग उसके ग्राफ के अंदर देख सकते हो सडनली करंट इंक्रीज होने लगा, और वो भी कम वोल्टेज के चेंज में। आप लोग देख सकते हो 0.7 से 0.9 तक पहुंचे, तब तक तो करंट का जो इंक्रीज होना था वो 10 मिली एम्पियर तक पहुंच चुका था बच्चों। सो यहां से हम लोग क्या समझ सकते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस के अंदर जो उसके नी वोल्टेज होते हैं वो सिलिकॉन के लिए 0.7, जर्मेनियम के लिए 0.3, और फॉरवर्ड बायस के लिए अच्छा सा करंट कंडक्शन करवाती है। जबकि नॉर्मल कंडीशन के अंदर सेमीकंडक्टर का क्या हाल था, नो करंट फ्लो, मतलब एज ए इंसुलेटर वर्क कर रहा था। बट जब हमने उसको फॉरवर्ड बायसिंग मोड दिया तो वहां पर क्या हुआ, करंट कंडक्शन हुआ। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का वही फायदा था कि इसमें क्या होता है तो कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फटाफट से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं एज कंपेयर टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, तो अभी यहाँ पर ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक के बाद अभी हम लोग बात करते हैं रिवर्स बायस मोड की। तो रिवर्स बायस मोड के अंदर क्या होता है तो कि रिवर्स बायस मोड के अंदर बैटरी का सिर्फ कनेक्शन चेंज करना है, बाकी सब कुछ सेम है बच्चों, बैटरी का कनेक्शन चेंज करना है। तो यहां पर देख लो ये अपना बैटरी है, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अब किसके साथ ज्वाइंट हो गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल किसके साथ ज्वाइंट हो गया, पी टाइप सेमीकंडक्टर के साथ। तो उसको क्या बोला जाता है, रिवर्स बायसिंग मोड। तो यहां पर अगेन बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है बैटरी का वो किसके साथ जोड़ा जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल पी टाइप सेमीकंडक्टर के साथ, और पॉजिटिव टर्मिनल जो बैटरी का है वो किसके साथ जोड़ा जाएगा, इन टाइप के साथ जोड़ा जाएगा। तो उस टाइप के बायसिंग को क्या बोला जाएगा, रिवर्स बायसिंग मोड। अब रिवर्स बायस के अंदर बच्चों आप लोगों को एक चीज बता दूंगी, जैसे ही यहां से नेगेटिव चार्ज जाएगा, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन गया, तो यहां पर जो था पी के पास जो जंक्शन के नजदीक कौन था, इलेक्ट्रॉन्स ही थे ना जो एन में से आए हुए थे नॉर्मल कंडीशन में। तो अभी यहां पर क्या होगा तो कि और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, तो यहां पर डेप्लेशन विड्थ क्या होगी, डेप्लेशन रीजन की विड्थ जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब जब डेप्लेशन रीजन की विड्थ इंक्रीज हो रही है बच्चों, तो यहां पर करंट का कंडक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। करंट कंडक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, और बच्चों उसके साथ साथ यहां पर देखो डेप्लेशन रीजन की विड्थ बढ़ रही, तो बैरियर पोटेंशियल क्या होगा, जो आगे हम लोगों ने देखा हुआ था पोटेंशियल बैरियर, वो भी क्या हो जाएगा, मतलब पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर के बीच में जो करंट का फ्लो करवाना है उसके लिए बैरियर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वो बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, मतलब करंट को इजीली फ्लो होने नहीं देगा। और ये जो रेजिस्टेंस होता है ना वो याद रखना मेगा ओम की रेंज में होता है। कौन सी रेंज में होता है, मेगा 10⁶ ओम की रेंज के अंदर वो रेजिस्टेंस हो जाता है। और बच्चों यहाँ पर देखो ये जो रिवर्स बायस होता है ना उसका मतलब उसका करंट फ्लो इस तरफ हो रहा है, तब जाके वो करंट फ्लो नहीं करवा रहा है, करंट फ्लो नहीं करवा रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं वो रिवर्स बायस मोड के लिए। सेम उसका भी हम लोग देखते हैं कि भाई वी कैरेक्टरिस्टिक कैसे प्लॉट कर सकते हैं। ऑफ रिवर्स बायस मोड। तो रिवर्स बायस मोड के अंदर वीआई कैरेक्टरिस्टिक में क्या याद रखना है बच्चों, तो रिवर्स बायस के अंदर याद रखना है बच्चों कि करंट का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट जा रहा है, मतलब कि वो जो करंट है वो बच्चों मिली एम्पियर में, माइक्रो एम्पियर में, नैनो एम्पियर में, मतलब बहुत ही
कम मात्रा में, ऑलमोस्ट उसको बोल सकते हैं लीकेज करंट फ्लो हो रहा है। रिवर्स बायस में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? लीकेज करंट। जो एक्चुअल में मीनिंगफुल करंट नहीं है, बहुत ही कम एज कम्पेयर टू फॉरवर्ड। रिवर्स का करंट जो होता है वो बहुत कम होता है, और वो भी कब फ्लो होता है वो इंपॉर्टेंट है। फॉरवर्ड में हम लोगों ने देखा था कि बैटरी के जो वोल्टेज होते थे वो कितने होते थे? मैक्सिमम 1.5 वोल्ट तक मैंने लिखा था। रिवर्स के अंदर आप लोग देख सकते हो बच्चों 1.5 वोल्ट पे तो कुछ होगा ही नहीं। 1.5 वोल्ट पे देख सकते हो आप लोग कितना एम्पियर का करंट जा रहा है, नैनो एम्पियर से भी मतलब कुछ करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है। तो पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स में कोई करंट फ्लो नहीं करवाता है, जबकि फॉरवर्ड के अंदर वो करंट फ्लो करवाता है। तो रिवर्स के अंदर ये जो डिवाइस है उसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो रिवर्स, और रिवर्स बायस के अंदर ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, एज ए ओपन सर्किट। अभी नैनो एम्पियर की रेंज मतलब ऑलमोस्ट निग्लिजिबल करंट हुआ, जो हम लोगों को फील भी नहीं होगा और सर्किट के लिए यूजेबल भी नहीं होगा। तो रिवर्स में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अब अगर मैं बैटरी में रिवर्स के बैटरी का वोल्टेज बढ़ा ही रहा हूँ 10 की है, 20 की है, 30, 40, 50, 60, 80, तो एक ऐसा रिवर्स वोल्टेज आएगा, जिस वोल्टेज पे रिवर्स का करंट फ्लो होगा। बट दैट करंट इज इन द रेंज ऑफ नैनो, माइक्रो, लास्ट टू लास्ट मिली एम्पियर, बट वो भी बहुत ही हाई वोल्टेज पे, राइट। तो यहां आप लोग देख सकते हो, और जिस वोल्टेज पे, जिस रिवर्स वोल्टेज पे जो करंट कंडक्शन देखने को मिलता है रिवर्स बायस के अंदर, उसको क्या बोला जाता है? रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। उस रीजन को बोला जाता है बच्चों रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। ठीक है बच्चों, यहां पर ये वाली कैरेक्टरिस्टिक क्लियर है सब लोगों को। और यहां पर आप लोग देख सकते हो कि ये सारे जो है वो बहुत ही हाई वोल्टेज, ज्यादा वोल्टेज है एज कंपेयर टू फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ पर रिवर्स के अंदर अगर हम लोग देखने जाए ना, तो फॉरवर्ड की कंपैरिजन में बहुत बड़ी बड़ी ज़्यादा बैटरीज चाहिए आप लोगों को, मतलब मल्टीपल बैटरीज को जोड़ना पड़ेगा या फिर बड़ी बैटरी लेनी पड़ेगी, तब जाके ये रिवर्स कंडक्शन आपको देखने को मिलेगा। और वो भी कितना मिलेगा? माइक्रो एम्पियर वाला, नैनो एम्पियर वाला। तो वो मतलब ऑलमोस्ट निग्लिजिबल करंट होता है रिवर्स के अंदर। अभी यहाँ पर दोनों की अगर कंबाइन कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये हो गया VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। अगर एग्जाम के अंदर बच्चों आप लोगों को पूछा जाता है कि भाई राइट एंड एक्सप्लेन VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, दस यू हैव टू एक्सप्लेन दिस कैरेक्टरिस्टिक। अब ये कैरेक्टरिस्टिक क्या कहना चाहती है? तो यहाँ पर देखो फॉरवर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखने को मिलेगी, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन सा क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि उसका वोल्टेज बैटरी का टर्मिनल हम लोगों ने उल्टा कर दिया, मतलब वोल्टेज भी नेगेटिव हो गया, करंट भी क्या हो गया? नेगेटिव। दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि फॉरवर्ड का जो वोल्टेज होता है वो वोल्ट की रेंज में होता है, फॉरवर्ड का करंट जो होता है वो कौन सी रेंज में होता है? मिली एम्पेयर की रेंज में होता है। और यहाँ पर रिवर्स का वोल्टेज भी वोल्ट की रेंज में ही होता है। बट एज कम्पेयर टू रिवर्स वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज इज वेरी लेस, राइट। तो याद रखना VF इज मच मोर लेसर देन VR। दूसरी चीज यहां पर फॉरवर्ड का जो करंट होता है वो अप्रोक्स हम लोग लेते हैं मिली एम्पियर के रेंज में, और रिवर्स का जो करंट होता है वो माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर की रेंज के अंदर लेते हैं। तो यहां पर क्या होता है? तो कि IR जो है दैट इज मच मोर लेसर देन IF। ये नी वोल्टेज क्या होता है? मिनिमम रिक्वायर्ड वोल्टेज होते हैं। जैसे आगे हम लोगों ने बात की, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज जो रिवर्स के अंदर करंट को फ्लो करने के लिए जो रिक्वायर्ड होते हैं मिनिमम वोल्टेज, वो उसको बोलते हैं। तो यहाँ से बच्चों हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये दोनों जो कंक्लूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो पीएन जंक्शन डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस के अंदर, यहाँ पर देखो करंट कंडक्शन मस्त स्मूथली होने लगा। तो फॉरवर्ड बायस के अंदर जो पीएन जंक्शन डायोड है वो एज ए क्लोज स्विच वर्क करता है, और यू कैन से एज ए कंडक्टर। एंड इन रिवर्स बायस मोड पीएन जंक्शन डायोड किसकी तरह वर्क करेगा? एज ए ओपन स्विच वर्क करेगा। और यू कैन से एज ए इंसुलेटर वर्क करेगा। मतलब क्या हुआ बच्चों? फॉरवर्ड में करंट कंडक्शन हो रहा है, एज ए कंडक्टर काम कर रहा है। रिवर्स के अंदर करंट कंडक्शन नहीं हो रहा है, मतलब उसका काम तो ऐसा हो गया कि नहीं, एज स्विच जैसा। हमारे घर के अंदर जो स्विच होते हैं, स्विच को ऑन करो, करंट फ्लो हुआ, और जो भी लोड है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी हम लोगों को। बट स्विच को ऑफ करो, करंट कंडक्शन नहीं होगा, जो भी लोड है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। तो यही चीज़ सॉरी स्टूडेंट्स
यही चीज हम लोगों को यहां पर भी देखने को मिलती है। अब बच्चों फॉरवर्ड बायस के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है, राइट, उसको हम लोग उसका डायनेमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। जो एक्चुअली बहुत ही कम होता है। तो बहुत ही कम होने के कारण अगर उसको हम लोग स्मॉल आर से अगर रिप्रेजेंट करें तो हम लोग इसके स्लोप से भी निकाल सकते हैं। तो स्लोप जो होता है वो कितना बनेगा, तो कि यहां पर ऐसा बोल सकते हैं स्मॉल आर इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। ये बच्चों ये फॉर्मूला हम लोगों को काम आने वाला है, ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग ही है, और इसका स्लोप निकाला तो वहां से हम लोगों को मिल गया उसका रेजिस्टेंस जो बहुत कम आने वाला है। अगेन आई रिपीट, ये न्यूमेरिकल के लिए काम का फॉर्मूला है। सेम वे अगर रिवर्स बायस की बात करें तो देख सकते हो बच्चों, फिक्स वोल्टेज के लिए फिक्स करंट की वैल्यू मिल रही है, फिक्स वोल्टेज के लिए फिक्स करंट की वैल्यू मिल, और ये रिवर्स का जो वोल्टेज रिवर्स का जो रेजिस्टेंस है वो हम लोगों को पता है हाई मिलने वाला है। तो रिवर्स रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो बच्चों हमें क्या करना है, जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट का वोल्टेज अपॉन उस पॉइंट का करंट, उस का वोल्टेज अपॉन उस पॉइंट का क्या ले लेना है, करंट। तो हम लोगों को रिवर्स बायस के अंदर भी क्या मिल जाएगा, उसका रेजिस्टेंस मिलेगा। ये जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज हाई एंड दैट इज लो रेजिस्टेंस। याद रखना बच्चों, जब न्यूमेरिकल इसका आने वाला है उस न्यूमेरिकल में भी आप लोगों को ऑब्जर्व करने को मिलेगा। ठीक है, यहां से अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी यहां पर हम लोगों को देखना है पीएन जंक्शन डायोड तो सीख लिया, पीएन जंक्शन सीखा, उसके बाद पीएन जंक्शन डायोड सीखा। अभी पीएन जंक्शन डायोड का क्या करना है, एप्लीकेशन देखनी है। तो पीएन जंक्शन डायोड की बेस्ट एप्लीकेशन है एज ए रेक्टिफायर। तो आप लोगों के दिमाग में आएगा सर ये रेक्टिफायर होता क्या है, तो बच्चों याद रखना बच्चों, रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो एक्चुअली एसी सिग्नल को किस में कन्वर्ट करता है बच्चों, डीसी सिग्नल में। अब आप बोलोगे सर ऐसा सिग्नल एक में से दूसरे में कन्वर्ट कहां पर करना होता है, बच्चों आपकी रूटीन लाइफ में आप कर रहे हो। मोबाइल का चार्जर, मोबाइल के चार्जर की जो अंदर की वर्किंग प्रिंसिपल है ना, उसके अंदर रेक्टिफायर छुपा हुआ है बच्चों। और आप लोगों को पता है पहले बड़े बड़े चार्जर आते थे, अब धीरे धीरे छोटे चार्जर होने लगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी आ गई, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी आ गई। तो बच्चों सुनो, मोबाइल चार्जर के अंदर किस तरह से ये रेक्टिफायर वर्क करता होता है। तो आप लोगों को पता है कि जब मोबाइल का चार्जर हम लोग प्लग पिन के अंदर ऐड करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, तो कि जो सप्लाई अपने घर में आ रही है वो तो ऐसी सप्लाई आ रही है, और हम लोगों को जो मोबाइल के अंदर चाहिए, मोबाइल के अंदर हम लोगों को डीसी सप्लाई चाहिए। तो बीच में जो वो अडेप्टर होता है, अडेप्टर के अंदर क्या होता है, रेक्टिफायर सर्किट होती है प्लस एक ट्रांसफार्मर सर्किट होती है। रेक्टिफायर सर्किट क्या करती है, एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करती है। जब उसके साथ ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है, उसके वोल्टेज लेवल को डाउन करता है, वोल्टेज लेवल को क्या करता है, डाउन करता है। तो यहाँ पर रेक्टिफायर सर्किट का आप लोगों को एग्जांपल पता चल गया। वैसे बहुत सारी जगह पर हम लोगों को चाहिए डीसी सप्लाई, बट हम लोगों को मिलती है एसी, तो हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं रेक्टिफायर के थ्रू। तो ये बच्चों जो रेक्टिफायर है वो बहुत ही काम की चीज है हमारे आज के जमाने के अंदर। तो रेक्टिफायर के बच्चों दो टाइप्स है। फर्स्ट जो टाइप है उसको बोला जाता है हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरा जो टाइप है उसको बोला जाता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो अभी हम लोग दोनों रेक्टिफायर को ब्रीफ में स्टडी करने वाले हैं, और दोनों रेक्टिफायर के क्वेश्चंस जो है वो बच्चों बोर्ड्स के लिए बहुत काम के क्वेश्चंस हैं, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चंस बोल सकते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर राइट ए नोट ऑन हाफ वेव रेक्टिफायर, राइट ए नोट ऑन फुल वेव रेक्टिफायर, उसके वेव फॉर्म के साथ आप लोगों को उसको परफॉर्म करना होता है। तो लेट अस सी हाफ वेव रेक्टिफायर किस तरह का होता है। तो यहाँ पर देखो कुछ 3 डायग्राम्स दिख रहे हैं, डरना नहीं है, एकदम आसान है। नीचे वाले 2 डायग्राम सिर्फ समझने के लिए, उसको प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। जो ऊपर वाला डायग्राम है उसको ध्यान में रखो। तो बच्चों देखो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके मोबाइल के चार्जर के अंदर रेक्टिफायर के अंदर क्या होता है, तो कि इनपुट सप्लाई आता है, सप्लाई को क्या करता है, वोल्टेज को डाउन करता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, वोल्टेज को अप भी करता है डाउन भी करता है। बट हमें जिसके रिक्वायरमेंट होती है वो मोस्टली मोबाइल के अंदर क्या होता है, वोल्टेज को कम करना होता है। हमारे घर में जो 230 वोल्ट आ रहे हैं उसको, तो उसको कम करने का काम कौन करता है, यस ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर ने कम कर दिया, अब कम करने के बाद क्या करना है, उसको डीसी में कन्वर्ट करना है। तो वो काम कौन करेगा, अपना रेक्टिफायर करेगा। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की सबसे पहले जो उसकी खूबी है वो क्या है, तो उसके अंदर सिंगल डायोड यूज होगा, एक डायोड यूज होता है, और उसके अंदर एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर यूज होता है।
और हम लोगों को उसके अंदर चाहिए एक लोड जो डीसी पे ऑपरेट होने वाला हो। तो यहां पर देखो उसके डायग्राम के अंदर सबसे पहले इनपुट प्राइमरी सप्लाई, ये जो है वो कैसी सप्लाई है, एसी सप्लाई, कुछ इस तरह की सप्लाई दी जाती है, एसी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वोल्टेज सप्लाई। अब ये एसी सप्लाई जो है वो से फॉर एन एग्जांपल कुछ ज्यादा वोल्टेज पे 230 वोल्ट पे अपने घर की बात अगर कर ले तो यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, उसको स्टेप डाउन करेगा। तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस में जो वोल्टेज मिलेगा वो 230 से बहुत कम मिलेगा जितनी हमें लोड के लिए रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर आ गए 2 वोल्टेज। अब यहाँ से ये जो है वो करंट का कंडक्शन आगे जाएगा, बट यहाँ पर क्या होगा, इस तरह का वेव है, इस तरह का। तो ये इस तरह के वेव के अंदर पहले पॉजिटिव हाफ में अगर बात करें तो यहां से करंट फ्लो होगा। जब यहां से करंट फ्लो होगा, यहां पर बच्चों अपना डायोड लगा हुआ है। ये डायोड पूरा नहीं लगा है, डायोड का सिंबल प्लॉट किया हुआ है, आपको समझ आ गया। इस तरफ पी टाइप होता है, इस तरफ क्या होता है, एन टाइप होता है। तो अभी यहां पर आप लोग एज्यूम कर सकते हो कि पी टाइप में से करंट ऐसे जा रहा है, पी टाइप में से करंट ऐसे जा रहा है। तो बच्चों वो कौन सा बायस हुआ, फॉरवर्ड या रिवर्स? एग्जैक्टली ये फॉरवर्ड बायस हुआ। तो यहां से करंट क्या होगा, फॉरवर्ड बायस, करंट क्लोज पाथ बनाएगा तो करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा, यहां से आगे बढ़ा तो लोड के अक्रॉस में करंट जाएगा। लोड के अक्रॉस में करंट जाने के बाद ये सर्किट को पूरा क्या बना देगा, क्लोज। मतलब पॉजिटिव हाफ के अंदर इस तरह से करंट फ्लो होता है, राइट। फर्स्ट पॉजिटिव हाफ के अंदर वो चीज आप लोगों को यहां पर देखो नीचे के फर्स्ट डायग्राम में देखने को मिल रहा है बच्चों। जब यहां पर पॉजिटिव हाफ साइकिल चलती है, ये वाली साइकिल, तब क्या होता है कि ये जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस के अंदर एक्ट करता है। कौन से बायस में बच्चों, फॉरवर्ड बायस में। मतलब एज ए क्लोज स्विच, एज ए क्लोज स्विच वर्क करेगा। तो क्लोज स्विच के कारण क्या होगा, यहां पर करंट जाएगा नीचे, नीचे से यहां पर पूरा पाथ को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। पूरा पाथ क्लोज हो गया तो यहां पर करंट का फ्लो हुआ, लोड के अक्रॉस में कुछ करंट मिला, लोड के अक्रॉस में कुछ करंट मिला। और वो भी कितना करंट मिला होगा, अरे और कितना वोल्टेज मिला होगा और कितना करंट मिला होगा, तो कि जितना यहां से आया है वो ही सारा मिला होगा। तो ऐसे पॉजिटिव में कुछ करंट ऐसे मिला। अब बच्चों क्या होगा, अब बारी आई है नेगेटिव हाफ की। ये जब नेगेटिव हाफ एक्ट करता है, नेगेटिव हाफ एक्ट करता है, ये देखो ऊपर का ही नीचे डायग्राम है दोनों, राइट। मतलब कंफ्यूज नहीं होना, मैं नीचे वाला समझाऊं या ऊपर वाला, मेन जो है फोकस कंटेंट के ऊपर रखना है। तो जैसे ही नीचे वाला एक्टिव होगा तो करंट का फ्लो यहां से होना शुरू हो जाएगा। करंट का फ्लो जैसे ही यहां से होना शुरू हो जाएगा तो ये गया यहाँ यहाँ यहाँ, तो यहाँ पर सामने आया। तो डायोड किस तरह से एक्ट करेगा, रिवर्स बायस में। करंट जैसे ही बच्चों यहाँ पर देखो, अभी ये नीचे वाले डायग्राम में देखें नेगेटिव हाफ साइकिल में, तो करंट को ऐसे फ्लो होना है, बट जब यहाँ पर वो देखेंगे तो सामने टकरा रहा है, ये गलत है ये सामने टकरा रहा है बच्चों। तो उसका मतलब क्या हुआ, ये डायोड जो है वो रिवर्स बायस में एक्ट करेगा। रिवर्स बायस का मतलब क्या होगा, ओपन स्विच। तो ऐसे ओपन स्विच वो एक्ट करेगा, मतलब कोई करंट को, एक्चुअली अभी ये खुल गई स्विच तो कोई करंट यहां पर जाएगा ही नहीं, कोई पोटेंशियल ड्रॉप बनेगा ही नहीं। तो रिवर्स बायस के अंदर क्या होता है, जो लोड के अक्रॉस का जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो कुछ नहीं मिलता। मतलब यहां पर कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, फिर से फॉरवर्ड जीरो, फॉरवर्ड जीरो, ऐसे वो कंटिन्यूस चलता रहेगा। क्योंकि यहाँ पर तो सिग्नल ऐसी के जनरेट होते ही रहेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, वो तो चालू ही रहेंगे। तो ऐसा कुछ आउटपुट हम लोगों को मिलेगा ऑल टाइम, सिर्फ यहाँ से यहाँ पर मिलेगा, बट नीचे से जब जाना जाएगा पोटेंशियल तो मिलेगा नहीं। तो अभी इस हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर आप लोग देख सकते हो कि इनपुट था वो पूरा ऐसे आ रहा था, यहाँ पर कभी पॉजिटिव था, यहाँ पर नेगेटिव था, यहाँ पर कभी पॉजिटिव था, यहाँ पर कभी नेगेटिव था। बट ऑल टाइम लोड के अक्रॉस में अगर ऑब्जर्व करने जाओ ना बच्चों, तो ऑल टाइम ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव ही रहेगा। आप लोग चेक कर लो, क्योंकि नेगेटिव में तो ये जाने ही वाला नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव में ही जा रहा है। इसीलिए रेफरेंस लाइन के सिर्फ ऊपर ही वेव बन रहा है, नीचे कोई वेव बन रहा नहीं है। इसीलिए इसको ऐसा बोल सकते हैं कि इनपुट ऐसा दिया था सिग्नल, आउटपुट ऐसा सिग्नल मिला, तो ये क्या हुआ, रेक्टिफाई हुआ। बट दिस इज नॉट प्योर डीसी, दिस इज पल्सेटिंग डीसी, माने के एसी के रिपल्स उसके अंदर अभी भी कुछ अवेलेबल है बच्चों। अब उसके वेवफॉर्म की अगर बात करते हैं तो वेवफॉर्म के अंदर देख सकते हो वोल्टेज, इनिशियल वोल्टेज, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं दिस इज इनपुट वोल्टेज। तो
तो बच्चों इनपुट देखो पूरे एसी वोल्टेज है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस है, माइनस है, मतलब रेफरेंस लाइन के ऊपर नीचे पूरे वेव मिल रहे हैं और फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे हैं। बट आउटपुट के अंदर अगर हम लोग देखने जाए आउटपुट वोल्टेज, तो वो किसके अक्रॉस में चेक करने होते हैं? तो आउटपुट वोल्टेज हम लोगों को लोड के अक्रॉस में चेक करने होते हैं। तो लोड के अक्रॉस में आउटपुट वोल्टेज अगर देखने जाए तो जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तब करंट मिलता है, रिवर्स बायस के अंदर ओपन स्विच हो जाता है तो कोई करंट नहीं मिलता। फिर से यहाँ पर फॉरवर्ड बायस के अंदर करंट मिलेगा, रिवर्स में नहीं मिलेगा, मतलब आधी साइकिल में मिल रहा है, आधी साइकिल में नहीं मिल रहा है, आधी साइकिल में मिल रहा है, आधी साइकिल में नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने लायक है, एक साइकिल इसकी यहाँ पर ही खत्म होती है इनपुट वोल्टेज की, इनपुट सिग्नल की, तो आउटपुट सिग्नल की भी एक साइकिल यहाँ पर ही खत्म होती है। देखो दूसरी साइकिल फिर से ऐसी यहाँ पर खत्म हुई। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकल सकते हैं कि फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर जो इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो होती है इज इक्वल टू आउटपुट फ्रीक्वेंसी, दोनों सेम टाइम इंटरवल में ही एक एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब जितनी इनपुट की फ्रीक्वेंसी है उतनी किसकी रहेगी? आउटपुट की रहेगी। उसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि इनपुट में 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट में भी कितने रहेंगे? 50 हर्ट्ज ही रहेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर के केस के अंदर। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर क्या होता है बच्चों? फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर सबसे पहली चीज यहां पर 2 डायोड यूज होते हैं। कितने डायोड यूज होते हैं? 2। यहां पर एक है, दूसरा यहां पर लगा हुआ। किस तरह से सर्किट बनाया अभी बात करते हैं। दूसरी चीज इसके अंदर नया क्या है तो कि सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है। जो यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, मतलब सेकेंडरी जो वाइंडिंग होता है ना उसके सेंटर से टैपिंग लिया होता है। अब बच्चों इसका डायग्राम किस तरह से बनाना है, एकदम आसान सी चीज है। देखो बच्चों, सबसे पहले इनपुट का जो भी है वो एज इट इज रखना है। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर को लगा दिया एज इट इज, वो क्या करेगा? रिक्वायरमेंट के हिसाब से वोल्टेज को अप एंड डाउन करेगा। अब ये सेंटर टैप जो ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है उसमें क्या करना है तो कि उसका जो एक ऊपर का जो पॉजिटिव हाफ जा रहा है उसमें एक डायोड लगा दो, नीचे वाले में एक डायोड लगा दो और सर्किट को क्लोज कर दो। सबसे पहले काम। अब क्या करना है? सेंटर से एक टैपिंग निकालो, वो टैपिंग को यहां पर ग्राउंडिंग कर दो। सेंटर से टैपिंग निकाला, टैपिंग को ग्राउंडिंग कर दिया और इन दोनों को जहां से ज्वाइंट किया हुआ है वहां से एक वायर निकालो और उसका जो ज्वाइनिंग वाला वायर है उसको, और यहां से जो ग्राउंडिंग है उस वायर को दोनों को एक एंड पे खींचो और बीच में आपको किसको ज्वाइन करना है? लोड को ज्वाइन करना है। सिंपल सा सर्किट है, राइट। ये सर्किट बनाना बहुत जरूरी है जब भी फुल वेव रेक्टिफायर का एग्जाम में क्वेश्चन आता है तब। अब फुल वेव रेक्टिफायर में भी क्या होगा बच्चों? अभी देखो हाफ वेव क्लियर है तो फुल वेव आराम से समझ में आ जाएगा। ये सेंटर टैप ट्रांसफार्मर ने यहां पर क्या कर दिया तो कि यहां इनपुट जो सिग्नल था वो कुछ ऐसा हमारा सिग्नल था, एसी सिग्नल। अब जैसे ही उसका पॉजिटिव हाफ आएगा तो ये ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे वाला टर्मिनल क्या होने वाला है? नेगेटिव होने वाला है। जैसे ही ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा तो यहां पर से करंट ऐसे फ्लो होना शुरू होगा। तो डायोड D1 जो है वो कौन से बायस में आ जाएगा? फॉरवर्ड बायस मोड में आ जाएगा। डायोड D1 कौन से बायस में आया? फॉरवर्ड बायस में। अगेन यहां पर पहुंचा। अब बच्चों क्या होगा? अब यहां पर करंट के लिए 2 रास्ते खुल जाएंगे। नीचे वाले रास्ते पे अगर देखो तो D2 डायोड है वो ऐसे सामने बैठा हुआ है। तो D2 डायोड जो है वो उसके अंदर करंट देखो तो सामने आ रहा है, तो सामने करंट आ रहा है तो D2 डायोड कौन से बायस में मोड वर्क करेगा? रिवर्स बायस। तो ये तो ओपन स्विच हो गई, तो सारा करंट जाएगा कहाँ से? यहाँ से तो ओपन स्विच हो गई तो करंट यहाँ से तो कुछ फ्लो होगा नहीं, तो सारा करंट कहाँ गया? यहाँ से निकला, यहाँ पर गया, यहाँ पर गया और लोड में गया सीधा। यहाँ लोड में से करंट कहाँ जाएगा? इस तरफ जाएगा, यहाँ से इधर, इधर से इधर, और ये पूरा ऐसे क्लोज पाथ कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लोड के अक्रॉस में पोलैरिटी जो है वो यहाँ पर प्लस बनी, यहाँ पर माइनस बनी। ऊपर से करंट आया इसीलिए पोलैरिटी प्लस, और नीचे कैसी बनी? नीचे से एग्जिट हो रहा है तो नीचे माइनस बनी। अब क्या होगा तो कि जैसे ही यहाँ पर फॉरवर्ड के अंदर पॉजिटिव हाफ की बात की, पॉजिटिव हाफ जैसे कि ये वाला है, तो पॉजिटिव हाफ की अगर हम लोगों ने बात की तो डायोड D1 जो है वो बच्चों कौन से बायस में था? फॉरवर्ड बायस में था।
D2 है वो ऑटोमेटिकली कौन से बायस में चला गया, रिवर्स बायस में चला गया। अब बात करते हैं बच्चों नेगेटिव हाफ की। नेगेटिव हाफ में क्या होगा, ये नीचे वाला टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव बनेगा, मतलब करंट का रास्ता यहां से शुरू होगा। जैसे ही करंट का रास्ता यहां से शुरू हुआ तो ये डायोड D2 जो है वो कौन से बायस में आ जाएगा, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। D2 किस में आ जाएगा बच्चों, फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। अब D2 फॉरवर्ड बायस में आया, फिर से यहां पर करंट को दो रास्ते दिखे, तो उस टाइम पे देखने जाओ तो डायोड D1 है वो करंट के सामने टकरा रहा है, मतलब डायोड D1 कौन से बायस में हो जाएगा उस टाइम पे, रिवर्स बायस, मतलब वो ओपन सर्किट हो जाएगा। तो वो ऑटोमेटिकली ओपन स्विच हो गया, तो यहां पर कोई करंट नहीं जाएगा। तो जो भी करंट यहां से निकला हुआ है वो सारा यहां पर और यहां से सीधा कहां जाएगा, लोड में जाएगा। और लोड में से जैसे ही जाएगा तो लोड में भी देखो यहां पर भी ऊपर से नीचे ही जा रहा है, तो यहां पर भी रिवर्स बायस मोड में, यानी कि जो नेगेटिव टर्मिनल जो है उसमें भी देख सकते हो ये टर्मिनल क्या बनी, प्लस बना, और ये टर्मिनल माइनस बना। फिर से यहां पर सारा करंट यहां से फिर से यहाँ ऊपर जाएगा। बस इस केस के अंदर ऊपर से कहाँ आएगा, नीचे आके ये पूरा क्लोज पाथ बनाएगा। तो फॉरवर्ड में यहाँ पर फॉरवर्ड की अगर रास्ते बात करें तो सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर ए, उसके बाद एक्स वाई और अगेन सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर। फॉरवर्ड बायस के अंदर जो पाथ है, पाथ ऑफ करंट फ्लो, वो कौन सा रहेगा, तो कि ए से निकलेगा, उसके बाद गया एक्स पे, एक्स में से वाई, वाई में से सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर और फिर से ए। जबकि इसकी अगर हम लोग बात करें बच्चों तो नेगेटिव, जब नेगेटिव पोलैरिटी वाला होगा, नीचे वाला जब प्लस पोलैरिटी होगा तो वहां पर कैसा रहेगा, तो कि बी से करंट निकलेगा, एक्स में जाएगा, वाई में जाएगा, सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर में जाएगा और फिर से बी में जाएगा। ये वाला जो रास्ता है एक्स टू वाई वो दोनों केस में क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। इसीलिए यहाँ अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो उसका जो वेव फॉर्म है बच्चों वो किस तरह का बनेगा, तो यहाँ पर देखो दिस इज इनपुट वेव फॉर्म एट ए, मतलब ये पॉजिटिव है तब की बात है। जब ये वाला पॉजिटिव है तो कौन से डायोड के कारण कंडक्शन करंट मिला था, फर्स्ट डायोड के कारण, और उस टाइम पे डायोड D2 कौन से बायस में था, इस टाइम पे D2 रिवर्स बायस में था। जब ये टर्मिनल पॉजिटिव था, यानी कि जब दूसरा एंड जो है बी वाला वो जब पॉजिटिव हुआ तो वहां पर क्या हुआ, डायोड D2 फॉरवर्ड बायस में आया और D1 जो है वो किस में आ गया, रिवर्स बायस में। D1 खुद क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया। तो यहां पर आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो फुल वेव रेक्टिफायर है जिसके अंदर दो डायोड यूज हुए, उसके अंदर देखो पहले हाफ के अंदर D1 ने कंडक्शन करवाया, दूसरे हाफ में D2 ने करवाया, फिर से D1 फिर से D2, ऐसे कंटिन्यूस चलता रहे। और ये बच्चों रेफरेंस के सिर्फ ऊपर ही क्यों आया, तो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इस केस के अंदर X2Y ही करंट जा रहा है और यहाँ पर भी X2Y ही जा रहा है, मतलब दोनों केस में करंट ऊपर से नीचे ही जा रहा है। तो दोनों केस के अंदर रेफरेंस के ऊपर ही सारा आंसर बन रहा है। इसीलिए अगर हम लोग देखने जाए तो ये फुल वेव जो रेक्टिफायर होता है उसके अंदर पूरे साइकिल के लिए हम लोगों को आउटपुट मिल जाते हैं, जबकि हाफ वेव के अंदर सिर्फ हाफ साइकिल के लिए मिलता है आउटपुट, हाफ साइकिल के लिए जीरो आउटपुट मिलता है। दूसरी चीज, अगर फ्रीक्वेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, जैसे फुल वेव हाफ वेव के अंदर हम लोगों ने देखा था कि दोनों की पूरी साइकिल सेम टाइम इंटरवल रिपीट हो रही है, बट यहाँ पर आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो जब ये इनपुट जो है इनपुट का जो एक साइकिल खत्म होता है तब आउटपुट के दो साइकिल खत्म हो जाते हैं। आउटपुट के कितने साइकिल, यहां से यहां पर देखो सेम साइकिल दूसरी बार रिपीट हुआ, सेम साइकिल तीसरी चौथी बार। तो जब इनपुट की एक साइकिल खत्म हुई तब आउटपुट की कितनी सेम साइकिल खत्म होगी, दो साइकिल। तो यहां पर याद रखना जो उसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इनपुट फ्रीक्वेंसी से कितने टाइम्स होती है बच्चों, 2 टाइम्स होती है। तो अभी यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि आगे एग्जांपल में 50 हर्ट्ज वाला बोला था कि अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी फुल वेव रेक्टिफायर की 50 हर्ट्ज है तो उसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 100 हर्ट्ज। एग्जैक्टली कितनी हो जाएगी बच्चों, 100
हर्ट्ज। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया फुल वेव रेक्टिफायर का वेव फॉर्म। तो हाफ वेव या फुल वेव रेक्टिफायर अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों, तो आपको क्या करना है, उसका सर्किट डायग्राम सही से बनाना है, और सर्किट डायग्राम के बाद उसके वेव फॉर्म बनाने, और वेव फॉर्म के बाद उसको सम अप करना है। जब अब यहां पर बात करें तो ये जो दोनों रेक्टिफायर के आउटपुट जो मिले हुए हैं वो प्योर तो है नहीं। प्योर अगर होते तो ये रेफरेंस लाइन को टच नहीं करते और फ्रीक्वेंसी नहीं जनरेट होती। प्योर डीसी की तो फ्रीक्वेंसी 0 होती है। तो ये किस टाइप के डीसी मिल रहे हैं हम लोगों को, पल्सेटिंग डीसी मिल रहे हैं। तो उस पल्सेटिंग डीसी को अगर प्योर डीसी में कन्वर्ट करना है तो वो कौन कर सकता है, तो बच्चों फिल्टर सर्किट। तो यहां पर अभी ये जो पॉइंट है उसका नाम क्या है, फिल्टर सर्किट। अब बच्चों ये फिल्टर सर्किट करती क्या है, तो बच्चों देखो फिल्टर सर्किट करती क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन। तो फिल्टर सर्किट का काम क्या है, इट गिव्स प्योर डीसी, इट गिव्स प्योर डीसी आउटपुट। तो हम लोगों को कौन से टाइप का डीसी मिल रहा था, पल्सेटिंग डीसी, मतलब उसके अंदर एसी रिपल थे, एसी रिपल थे। तो वो एक्चुअल में अगर हम लोग बात करने जाए तो यहां पर अगर फिल्टर है तो फिल्टर के आगे क्या है, एसी रिपल सिग्नल है, और उसके बाद जो हम लोगों को मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, प्योर डीसी मिल रहा है। तो फिल्टर का काम समझ आ गया। फिल्टर क्या करता है, इट कन्वर्ट्स एसी रिपल इनटू द प्योर डीसी सिग्नल। अब यहां पर अगर बात करें तो यहां पर इट गिव्स प्योर डीसी आउटपुट। अब किस तरह से देता है, और फिल्टर सर्किट में हम लोग किसका यूज करते हैं, तो याद रखना हम लोग यूज करते हैं कैपेसिटर फिल्टर। कैपेसिटर फिल्टर बच्चों कहां पर लगा होता है, तो याद रखना पैरेलल टू द लोड। इन रेक्टिफायर सर्किट। तो देखो ये बच्चों अपने रेक्टिफायर की सर्किट है जिसका एसी इनपुट आ रहा था, बीच में रेक्टिफायर को अभी पूरा बॉक्स में सेट कर दिया, जो डायोड वाला सेटअप था हाफ वेव या फुल वेव। उसके बाद यहाँ पर ये लोड है, बट लोड से पहले पैरेलल में ये जो लगाया हुआ है बच्चों, ये टुकड़ा, उस चीज को बोला जाता है फिल्टर। और वो कौन सा है, अभी कैपेसिटर फिल्टर लिया हुआ है हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों को कैपेसिटर फिल्टर एसी के रिपल को दूर करने के लिए बहुत ही आसानी से सेट हो सकता है। और यहाँ पर कौन है, ये लोड है। अभी सपोज मुझे लोड के अक्रॉस में प्योर डीसी सिग्नल चाहिए तो फिल्टर के थ्रू मैं ले सकता हूँ। अब किस तरह से ये कैपेसिटर फिल्टर वर्क करता है, तो बच्चों ऑलवेज याद रखना जब लोड कनेक्टेड नहीं होगा और यहां से एसी सिग्नल आ रहा होगा तो ये कैपेसिटर फिल्टर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फुल्ली चार्ज हो जाएगा। अब कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो गया, मतलब 1/2 CV² के अकॉर्डिंग उसके अंदर खुद से बहुत सारी एनर्जी उसने स्टोर कर ली। अब जैसे ही यहां पर लोड कनेक्ट किया जाएगा तो ये कैपेसिटर भी खुद क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। और जब वो डिस्चार्ज होगा तो जैसे ही आगे से वोल्टेज आ रहा है, ऐसे ये वोल्टेज आ रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे ये वोल्टेज 0 होने की ट्राई करेंगे तो सामने कैपेसिटर क्या कर देगा, फीड कर देगा वोल्टेज। जैसे ये 0 होने की ट्राई करेंगे, सामने कैपेसिटर क्या कर देगा, वोल्टेज फीड करेगा, वो खुद डिस्चार्ज होने लगेगा। तो उस कारण क्या हो जाएगा, ये जो कैपेसिटर फिल्टर जो है वो एसी कंपोनेंट को यहां से पास होने देगा और सारे डीसी कंपोनेंट को सीधा जाने देगा। तो वो क्या किया, यहां से उसने सामने धक्का मारा, तो उसके कारण क्या हुआ, तो कि ये जो इनपुट एसी का था वो हम लोगों को ऐसे पल्सेटिंग डीसी के फॉर्म में जो मिल रहा था वो क्या हो जाएगा, तो कि पूरी साइकिल के लिए ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे आगे। जैसे ये नीचे जाने की ट्राई करेगा सीधा धक्का मार देगा कैपेसिटर फिल्टर, नीचे जाने की ट्राई करेगा सीधा धक्का मार देगा कैपेसिटर फिल्टर। सॉरी बच्चों, बट ये यहाँ पे कभी कहीं पर भी 0 को टच होने नहीं देगा सिग्नल को। मतलब ये सिग्नल पूरा कैसे चलता रहा, विदाउट फ्रीक्वेंसी चलता रहा। यहाँ पर देखो कोई भी जगह पर वो सेम साइकिल को रिपीट नहीं कर रहा है, मतलब ये क्या हो गया, प्योर डीसी हो गया बच्चों, प्योर डीसी हो गया। तो कैपेसिटर फिल्टर जो है वो किस तरह से वर्क करता है, तो आप लोगों ने सुना होगा कि जो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस जो होता है 1/ωc के अकॉर्डिंग होता है। मतलब कि इसका जो XC है वो एक्चुअली देखने जाओ तो C के साथ कैसे रिलेशन में, इनवर्स। मतलब जितना C की वैल्यू हम लोग ज़्यादा रखते हैं
उतना उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो फटाफट से क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको जल्दी से चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बड़ा कैपेसिटर जितना लोड है, और याद रखना ये जो कैपेसिटर फिल्टर है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर almost to the peak value of load। लोड का जो पीक वोल्टेज होगा, मैक्सिमम जितना होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कैपेसिटर फिल्टर की वैल्यू सेट होती है, राइट। जैसे कि यहाँ पर अगर लोड का वोल्टेज, पीक वोल्टेज है 10 वोल्ट, तो यहाँ पर कैपेसिटर फिल्टर भी कितने वोल्ट का यूज़ किया जाता है, 10 वोल्ट का। इसके अकॉर्डिंग हम लोग उसके रेजिस्टेंस को, जितना वोल्टेज ज़्यादा लेंगे उसका उतना रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। तो ये होता है कैपेसिटर फिल्टर का काम इन रेक्टिफायर सर्किट। अभी बच्चों हम लोग देखते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले उसके अंदर इल्यूस्ट्रेशन जो एनसीईआरटी में दिए हुए उसको पहले डिस्कस कर ले। तो सबसे पहला इल्यूस्ट्रेशन आता है कि कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम दोनों के जो लेटाइज स्ट्रक्चर है, लेटाइज स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, तीनों के आउटर ऑर्बिट्स के अंदर 4-4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब तीनों सेमीकंडक्टर फैमिली में बिलोंग तो करते हैं, ऐसा हम लोग लेटाइज स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो बोल सकते हैं। इवन वाई कार्बन इज इंसुलेटर वाइल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम्स आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन और जर्मेनियम को क्यों सेमीकंडक्टर फैमिली में जगह दी जबकि कार्बन को नहीं दी, तो उन दोनों के पीछे क्या रीज़न है। तो बच्चों बताएं, मैंने बोला हुआ था कि जो एनर्जी गैप होता है, राइट, जिसको हम लोग ईजी बोलते हैं, राइट, वो सेमीकंडक्टर का कितना होना चाहिए बच्चों, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि ये तीनों टाइप के जो हम लोगों को यहाँ पर कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम दिए हुए, इन तीनों के अंदर क्या हो रहा है, तो कि कार्बन जो है उसका जो Eg है वो कितना होता है, तो कि 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना होता है, जबकि सिलिकॉन का जो Eg है वो क्या होता है, तो कि 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड होता है। और जर्मेनियम के लिए वो एनर्जी गैप जो होता है दैट इज 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम लोग बात करें जो सेमीकंडक्टर फैमिली के लिए जो वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में करंट कंडक्शन के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए, वो सेमीकंडक्टर फैमिली के लिए लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और वो सिर्फ और सिर्फ किन दोनों के पास है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के पास है। कार्बन को अगर हम लोग सेमीकंडक्टर फैमिली में बिलोंग भी करवाए, बट वहां पर क्या हो रहा है, वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच में बहुत बड़ा एनर्जी गैप है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन करंट को कंडक्ट करवाने के लिए हम लोगों को चाहिए उसके लिए बहुत ज़्यादा उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, जिसके कारण क्या होता है कि कार्बन जो है वो उतनी एनर्जी गेन नहीं कर पाता है कंडक्शन, करंट कंडक्शन के लिए, जिसके कारण हम लोग उसको सेमीकंडक्टर फैमिली में बिलोंग नहीं करवाते हैं। समझ आया। इसीलिए एनर्जी गैप के कारण से, रीजन से हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि कार्बन जो है इज नॉट कंडक्टर, इज नॉट अगर उसको हम लोगों ने इंप्योरिटीज ऐड की तो भी हम लोगों को इतना ज़्यादा फायदा नहीं मिलता है। ठीक है बच्चों, तो याद रखना कार्बन के उसको एनर्जी गैप के कारण हम लोग उसको सेमीकंडक्टर फैमिली में बिलोंग नहीं करवाते। अब यहाँ पर दूसरा एक एग्जांपल दिया हुआ है कि सपोज ए प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज 5 × 10⁻28 एटम्स पर मीटर क्यूब। यहाँ पर कितने एटम्स हैं, सिलिकॉन एटम 5 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब। आगे क्या बोला हुआ है, इट इज डॉप्ड बाई 1 parts per million कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेंटावेलेंट आर्सेनिक। अभी उसके अंदर क्या एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर 5 × 10⁻28 सिलिकॉन के एटम्स हैं, उसके अंदर क्या किया जाता है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड किया जाता है। और कौन सी रेंज में, ppm की। 1 ppm मतलब मैंने आपको बोला था कि अगर 10⁻6 सिलिकॉन है तो वहां पर कितनी इम्प्योरिटीज होगी, 1 होगी। और हम लोगों को पता है कि जब इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं ना तो करंट का कंडक्शन बढ़ता है, इसीलिए तो हम लोग इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं। और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है।
तो इम्प्योरिटी के कारण हम लोगों को यहाँ पर जितनी इम्प्योरिटी ऐड होगी उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलने वाले हैं। बाकी थर्मली भी इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा रहे होंगे बच्चों, बट वो एकदम बहुत कम होंगे, जिसको हम लोग ऑलमोस्ट निगलेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू डोपिंग। तो यहाँ पर अगर बात करें तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, हियर A 10⁶ silicon atoms has one impurity. उसका मतलब क्या हुआ, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अभी हमारे पास कितने सिलिकॉन के एटम्स हैं, सो 5 × 10⁻28 एटम्स पर मीटर क्यूब के अंदर कितनी इंप्योरिटीज होंगी और उतने ही नंबर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मिल जाएंगे डोपिंग के थ्रू। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चों, तो इसका यहां पर अगर देखने जाए तो 5 × 10⁸ into 1 फ्री इलेक्ट्रॉन अपॉन 10⁶ सॉरी 28। तो अभी ये 6 जो है वो ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 × 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, ये यूनिट के साथ डन करना पड़ेगा। 5 × 10⁻2 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। अभी बच्चों हम लोगों को क्या पूछा होगा, इलेक्ट्रॉन्स तो हम लोगों को मिल गए। अभी बच्चों कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बच्चों, 5 × 10⁻22, क्योंकि जितने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो हम लोग डायरेक्टली उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। और यहाँ पर थर्मली जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं। अभी बात करें तो यहाँ पर अभी देखो बच्चों, ये इम्प्योरिटीज ऐड कर दी, मतलब ये एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। और एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर हम लोगों ने अभी एक वर्किंग प्रिंसिपल में देखा हुआ था कि एनी इन extrinsic type semiconductor Ne into NH is equal to Ni square। और हम लोगों को देखो Ni की वैल्यू तो दी हुई है, therefore NH is equal to Ni square upon Ne। Ni की वैल्यू कितनी है, 1.5 × 10⁻16 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा Ni की वैल्यू है 5 × 10⁻22। तो अगर बच्चों इसको अगर सिंप्लीफाई करने जाए और इसका यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, तो 1.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2.25। और 10⁻16 है, 16 2 32 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 5 × 10⁻22। तो अगर बच्चों यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करें तो इसको अगर सिंप्लीफाई करने जाए तो 0.45 × 10⁻2, ये 22 ऊपर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे पर मीटर क्यूब। इतने क्या मिल जाएंगे बच्चों, NH मिल जाएंगे। तो ये नंबर ऑफ हॉल्स मिल गए हम लोगों को, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारी बार पूछा गया है, तो मे बी फ्यूचर में भी पूछा जाए। तो प्लीज़ बच्चों इसको लाइटली मत लेना, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यहाँ पर ये थियोरेटिकल एग्जाम्पल है, 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए काम का एग्जाम्पल है। यहाँ पर बोला हुआ है, कैन वी टेक one slab of p-type semiconductor and physically join it to another n-type semiconductor to get p-n junction। मतलब ये ऐसा बोला गया है, जो गुड्डे गुड्डी का खेल होता है ना, कि एक p-type सेमीकंडक्टर एक बच्चा लेके आया और दूसरा बच्चा बोलता है कि सर मैं भी एक n-type सेमीकंडक्टर लेके आया। अब दोनों को ऐसे फिजिकली ज्वाइन कर दिया तो क्या ये p-n जंक्शन फॉर्म करवाएगा, तो कि नो बच्चों, वो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि सोचो बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन्स और हॉल्स जो होते हैं उन दोनों के बीच का गैप जो होता है, डिस्टेंस जो होता है, वो कौन से रेंज में होता है, एमस्ट्रॉन्ग्स की, मतलब 10⁻⁻10 मीटर की रेंज में। मतलब हम लोगों को कोई भी सरफेस देखने में सीधी लगेगी, बट अगर हम लोग
इन डेप्थ अगर जाएंगे, माइक्रो लेवल पे अगर ऑब्जर्व करें, तो वो एक्चुअली सरफेस पूरी सीधी नहीं मिलेगी। मतलब क्या हो जाएगा कि वहाँ पर हम लोगों को ये जो क्रिस्टल का जो स्पेसिंग होता है वो 2 और 3 एंगस्ट्रॉम की रेंज में होता है, तो वो हम लोगों को कंटिन्यूस जो कांटेक्ट है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के वो नहीं दे पाता है, जिसके कारण याद रखना बच्चों, नॉर्मली हम लोग पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर को ज्वाइन करके पीएन जंक्शन नहीं बना सकते। उसके लिए उसको प्रॉपर फ्रेम करके ही उसका वर्कआउट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यस, ये अपने वी आई कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है, द वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिलिकॉन डायोड इज शोन इन फिगर। यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ डायोड एट आई डी 15 मिली एम्पियर एंड वी डी -10 वोल्ट। जब बच्चों माइनस आ जाता है तो ये कौन सा बायसिंग मोड दिखाता है, सॉरी माइनस आ जाता है तो बच्चों कौन सा बायसिंग मोड दिखाता है। माइनस वोल्टेज नेगेटिव कहाँ पर होते हैं, रिवर्स बायस में होते हैं। पॉजिटिव वोल्टेज एंड करंट कहाँ पर होते हैं, फॉरवर्ड में। तो ये जो बात होगी वो रिवर्स बायस की हो गई। और यहाँ पर देखो ये करंट जो है वो पॉजिटिव है, मतलब ये किसकी बात होगी, फॉरवर्ड बायस की हो गई। तो बच्चों फॉरवर्ड बायस के अंदर रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो उसका डायनेमिक रेजिस्टेंस बोला हुआ था। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस के लिए उसका स्लोप हम लोगों ने लिया था डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। तो जहां पर 15 मिली एम्पियर है, उसका अगर डेल्टा आई अगर देखने जाए तो उसका ऊपर का एक वोल्टेज और नीचे का ऊपर का एक करंट और नीचे का एक करंट। नीचे के करंट के लिए वोल्टेज कितना आ रहा है, यहाँ पर 0.7 के आसपास मिल रहा है। यहाँ पर अगर 0.8 है तो यहाँ पर हम लोग 0.7 ले सकते हैं, और ऊपर 20 है तो वहाँ पर कितना मिल रहा है, 0.8 मिल रहा है। तो यहाँ पर वोल्टेज का जो चेंज है उसको ऐसा बोल सकते हैं 0.8 माइनस 0.7, और करंट का जो चेंज है वो कितना आ रहा है, तो कि 20 माइनस 10, ताकि वो 15 वाला जो है 15 मिली एम्पियर अपना बीच में आ जाए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 माइनस 10 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि मिली वाला भी है। तो यहाँ पर 0.8 माइनस 0.7 कितना हो जाएगा 0.1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 इंटू 10⁻3। तो उसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करने जाए तो ये 0.1 एज इट इज रखो, ये हो गया 10⁻², -2 ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा +2। तो यहाँ पर ये कितना मिलेगा बच्चों हमें 10 ओहम। तो देख सकते हो फॉरवर्ड का जो रेजिस्टेंस हम लोगों को मिला हुआ है वो बहुत ही कम मिला हुआ है। अब बात करते हैं उसके बी की बात। तो बी के अंदर बच्चों हमने क्या बोला हुआ है बच्चों, बी के अंदर बोला हुआ है कि यहाँ पर जो डायोड का जब वोल्टेज लेवल एग्जैक्ट -10 वोल्ट है, तो -10 वोल्ट पे देखो कोई करंट का वेरिएशन नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट फिक्स करंट मिल रहा है बच्चों, वेरिएशन नहीं आ रहा है रिवर्स के अंदर। तो फिक्स करंट कितना आ रहा है 1 माइक्रो एम्पियर आ रहा है। तो यहाँ पर बच्चों क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स करंट, सॉरी रेजिस्टेंस, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई I हो जाएगा। तो V कितना है उस टाइम पे 10 है, और उसका I ये भी देखो माइनस है, I भी उसका माइनस है, तो यहाँ पर माइनस माइनस दोनों निकल जाएंगे। 1 माइक्रो एम्पियर है, 1 इंटू 10⁻⁻6, ये माइनस माइनस दोनों क्या हो गया प्लस हो गए, -6 ऊपर जाएंगे तो +6, और ऑलरेडी 10 है तो यहाँ पर कितना हुआ 10⁻7 ओम हो गया। तो बच्चों आप लोग देख सकते हो रिवर्स का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही हाई होता है। क्या होता है बच्चों, बहुत हाई होता है। तो ये दोनों चीज़ का आंसर हो गया। जब भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हो बच्चों, एक छोटी सी हैबिट सिस्टम में रखना, फाइनल आंसर जो भी बन रहा है यूनिट के साथ बनाओ, और यूनिट के साथ फाइनल आंसर को बॉक्स भी करने की हैबिट रखो, ताकि पेपर चेकर को डायरेक्टली मिल जाए। अभी उसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस, बट मोस्टली एक्सरसाइज के अंदर हम लोगों को एमसीक्यूज दिए हुए। तो सबसे पहला एक्सरसाइज का एमसीक्यू आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है, एन टाइप सिलिकॉन विथ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो बच्चों याद करो एन टाइप किसको बोला था। अभी देखो ये रिवीजन भी एमसीक्यू के साथ अपना हो जाएगा, बाद में चैप्टर को वाइंड अप कर सकते हैं। तो एन टाइप किसको बोला था हम लोगों ने बच्चों, तो एन टाइप किसको बोला, तो कि एन टाइप के अंदर क्या होता है बच्चों, एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी चार्ज में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनॉरिटी में कौन होता है, होल्स होता है। उसमें कौन सी इंप्योरिटीज को ऐड किया था, पेंटावेलेंट को, इसलिए तो वो बना था। अब उसके ये जो डेप्लेशन लेयर जो था वो पी और एन को ज्वाइन करने के बाद बनने वाला है। तो पहली चीज़ इतनी याद हो गई, मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी में होल्स, और वो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी के साथ होता है। तो अभी यहाँ पर देखते हैं उसके ऑप्शंस। इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी, सही बात है,
एन है, इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी होने वाले, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को पता है एन ग्रेटर देन एन एच है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी, चलो सेकंड वाला तो पूरा निकल गया। और यहाँ पर बोला है ट्राइवेलेंट एटम्स, तो ट्राइवेलेंट गलत हो गया, मतलब फर्स्ट सेकंड दोनों गलत हो गए। तीसरे में बोला है होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स एंड पेंटावेलेंट एटम्स, तो ये सही है, होल्स माइनॉरिटी में होते बहुत कम होते हैं, तो थर्ड वाला जो है उसको करेक्ट बोल सकते हैं। फोर्थ, होल्स आर मेजोरिटी, गलत है। अब सेम क्वेश्चन, दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है ना बच्चों एनसीईआरटी का 14.2 नंबर का, उस क्वेश्चन के अंदर ऐसा बोला है कि एन टाइप की जगह पर पी टाइप ले लिया है, तो पी टाइप किसको बोलेंगे, तो क्या पी टाइप इसको बोलेंगे जिसके अंदर NH जो है वो क्या होने वाला है, Ne से ज्यादा होने वाला है। उसके अंदर कौन सी इंप्योरिटीज ऐड होगी, एग्जैक्टली ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट। तो बताओ बच्चों, फॉर पी टाइप अगर बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एग्जैक्टली कौन सा आएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी होंगे और कौन सी इंप्योरिटीज होंगी, पेंटावेलेंट, गलत हो जाएगा। तो कौन सा वाला सही रहेगा अपने लिए, जल्दी से बताइए। जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, NH ज्यादा है, तो हॉल मेजोरिटी में कहां पर, हॉल मेजोरिटी कैरियर में यहां पर, और ट्राइवेलेंट, यस अच्छा दिखा, लास्ट ऑप्शन अपना डी वाला है वो इसके लिए सही हो सकता है। ऊपर के क्वेश्चन के लिए सी सही है, नीचे के क्वेश्चन के लिए डी सही है। सही है बच्चों, आगे बढ़े। तो आगे यहां पर देखते हैं, कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये वाला क्वेश्चन इल्यूस्ट्रेशन में जो आया था ना उसके जैसा ही है, सेकंड इल्यूस्ट्रेशन जैसा। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच, these are characterized by valence and conduction bands separated by energy band gap respectively. The equation equal, कार्बन की Eg कितनी होगी 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन की कितनी हो जाएगी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए कितना बोला था मैंने 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। चलो भाई यहां पर मैंने नंबर सबके लिख दिए हैं, कौन सा वाला ट्रू लग रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एग्जैक्टली कौन सा आएगा, थर्ड आएगा, क्योंकि कार्बन की सबसे ज्यादा एनर्जी गैप होती है, इसीलिए तो उसको बेचारे को सेमीकंडक्टर फैमिली में रखा नहीं है, जबकि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो है वो बिलो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, इसीलिए उसका एनर्जी गैप कम होने के कारण वो सेमीकंडक्टर फैमिली में है। सही है बच्चों, आगे बढ़े। ये वाले क्वेश्चन के अंदर देखो क्या बोला हुआ है बच्चों हम लोगों को, इन एन अनबायस्ड, अनबायस्ड मतलब कोई बायसिंग से जोड़ा गया नहीं है, पीएन जंक्शन हॉल्स डिफ्यूज फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन। डिफ्यूजन किसके कारण होता है बच्चों, मेजोरिटी चार्ज के कारण होता है, तो पी रीजन के पास मेजोरिटी में कौन होने वाला है, हॉल्स होने वाला है, जिसके कारण वो क्या करेंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे एन टाइप के अंदर। तो अभी यहाँ पर 4 ऑप्शन का देखते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द एन रीजन, अट्रैक्ट देम, अरे भाई उसके बाद भी मैक्सिमम क्या पड़ा हुआ है, हॉल्स पड़ा हुआ है, तो वही उसको खींचेंगे ना। उसके बाद बोला हुआ है दे मूव्स अक्रॉस द जंक्शन बाय द पोटेंशियल डिफरेंस, नो, हॉल्स कॉन्सेंट्रेशन इन पी रीजन इज मोर एज कंपेयर टू एन रीजन, यस एग्जैक्टली, पी रीजन के अंदर किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, हॉल्स का होता है। अगर यहाँ पर अनबायस के अंदर लिखा होता इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर कौन सा रीजन होता, एन रीजन होता। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, हॉल्स कॉन्सेंट्रेशन इन पी रीजन इज मोर एज कंपेयर टू एन रीजन। और डिफ्यूजन की जगह पर अगर ड्रिफ्ट वर्ड यूज किया होता तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम है वो एक में से दूसरे में स्विच करेगा, जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम है वो। ये वाले क्वेश्चन में देखिए, इसका तो आप लोग चुटकी में आंसर बता दोगे बच्चों। When a forward bias is applied to a PN junction, it forward bias, तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, फॉरवर्ड बायस के अंदर बैरियर पोटेंशियल जो होता है वो रिड्यूस होता है, करंट का कंडक्शन होता है, क्लोज स्विच की तरह वो एक्ट करता है। इससे ज्यादा क्या चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। देखो बच्चों, तो यहाँ पर राइज द पोटेंशियल बैरियर, अरे भाई वो कम कर रहा है, करंट को कंडक्ट करवाएगा, गलत है ये। रिड्यूस द मेजोरिटी कैरियर्स करंट टू जीरो, अरे भाई करंट को जीरो नहीं करवाना है, वो फॉरवर्ड बायस में करंट को कंडक्ट करवाएगा। और यहाँ पर बोला है लोअर द पोटेंशियल बैरियर, यस पोटेंशियल बैरियर को वो क्या कर रहा है, कम कर रहा है। पोटेंशियल बैरियर को फॉरवर्ड बायस क्या कर रहा है, कम, और रिवर्स में पूरा उल्टा स्विच हो जाएगा बच्चों, याद रखना। अब यहाँ से आगे बढ़े तो उसका लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा एनसीईआरटी का। यहाँ पर बोला हुआ है इन हाफ वेव रेक्टिफायर
व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी? याद करो बच्चों, रेक्टिफायर अपना आ गया लास्ट टॉपिक। रेक्टिफायर हाफ वेव होता है, फुल वेव होता है। रेक्टिफायर क्या काम करता है? रेक्टिफायर एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। उसके दो टाइप्स होते हैं, एक हाफ वेव होता है, दूसरा होता है फुल वेव होता है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर ने बोल दिया है, आपको रेडी भी करना है बच्चों। तो यहां पर अभी देखो बच्चों, उसका जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होता है, इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, हमने जो एग्जांपल लिया था वही एग्जांपल है ये। इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो है ऑफ हाफ वेव कितनी हो जाएगी? आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर सेम रहेगी 50 हर्ट्ज, सेम एज इनपुट। और दूसरा क्या पूछा हुआ है? आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? तो यहां पर फुल वेव रेक्टिफायर की याद रखना, आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव कितनी हो जाएगी? डबल। मतलब इनपुट की कितनी है? 50 है, तो 2 इंटू 50 मतलब कितनी हो जाएगी? 100 हर्ट्ज हो जाएगी बच्चों, 100 हर्ट्ज हो जाएगी। तो फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट फ्रीक्वेंसी हम लोगों को कितनी मिलेगी बच्चे पार्टी? यस, 100 हर्ट्ज मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा सेमीकंडक्टर चैप्टर। आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। और बच्चों प्रैक्टिस करते रहना। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का वन शॉट लेके आएंगे और उसमें भी आपके जितने भी डाउट्स होंगे उसको फटाफट से वाइंड अप कर देंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।